मैं नितिन कासलीवाल आज आरएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग लेके हुए हैं यहाँ पर वो है डैफ से रिलेटेड है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया सिंगल। आरएएस मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की है। आई हैव अपीयर्ड इन आईएएस एंड फॉरेस्ट इंटरव्यूज एंड मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आना पसंद करूँगा। मैं नितिन कासलीवाल आज आरएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी के थ्रू जो आरएएस इंटरव्यू प्रोग्राम हमने प्रारंभ किया है, इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन सभी प्रतिभागियों के साथ मेहनत करके जिनसे कि वो अच्छी तैयारी इस इंटरव्यू की कर पाए और अच्छे मार्क्स के साथ चयनित हो पाए, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जिनके द्वारा और जिन ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हमारा सीनियर पैनल जिसके अंदर हमें मार्गदर्शन मिलेगा, श्याम सुंदर जी शर्मा जो शिक्षाविद हैं एवं आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, जिनका अच्छा अनुभव प्रशासनिक सेवा के चयन में अच्छा अनुभव है। तो मैं बता रहा था श्याम सुंदर जी शर्मा, जिनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरे हमारे पैनल में रहेंगे कन्हैयालाल जी बेरवा, जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, आईपीएस थे, सर्विंग आईपीएस थे, और आप अंबेडकर पीठ के चेयरमैन भी रहे हैं और आरपीएससी के पूर्व सदस्य के नाते आपने आरपीएससी में भी अपनी सेवाएं दी हैं। कई चयनित प्रतिभागियों के चयन में आपकी अहम भूमिका है, आपका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होगा। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको डॉक्टर पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, जो कि रिटायर्ड आईएएस है, सीनियर आईएएस है और गवर्नमेंट में सेक्रेटरी रैंक तक आपने सर्विंग किया है राजस्थान में और प्रेजेंट गवर्नमेंट के काफ़ी नज़दीक भी रहे हैं। आपके माध्यम से भी कई विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आप बोर्ड में हमारे साथ रहेंगे। हमारे अगले बोर्ड पैनलिस्ट रहेंगे सीताराम स्वरूप जी। सीताराम स्वरूप जी 95 बैच के आईएएस सिलेक्टेड हैं एवं अभी प्रेजेंटली जॉइंट डायरेक्टर हैं योजना आयोग, राजस्थान गवर्नमेंट में आप सर्विंग हैं प्रेजेंटली, और आपके माध्यम से भी हमें और विद्यार्थियों को इंटरव्यू पैनल में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हमारे अगले पैनलिस्ट जो हैं वो सीनियर प्रोफेसर हैं, सोशल साइंस के डीन रहे हैं एवं आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सेंटर के हेड भी रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर के हेड रहे हैं, जिनके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, उन सभी का आपका बहुत पुराना अनुभव है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर रहे हैं और आपके माध्यम से हमें एक सेशन भी मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के ऊपर एवं एप्टीट्यूड के ऊपर। इंटरव्यू के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इससे संबंधित आपके माध्यम से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप इनके अलावा भी हमारे साथ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स तो हैं ही, और भी पर यंग ब्यूरोक्रेट्स वह भी हमारे साथ हैं, जिनमें हमारे साथ हैं आरएस 2018 में चयनित 4th रैंकर, ये हमारे साथ पैनल में रहेंगे एवं डिस्कशन में भी रहेंगे।
रवि गोयल जी भी हमारे साथ हैं, जो पहले अकाउंट सर्विसेज में सेलेक्टेड थे आरएस में 2016, फिर 2018 में 7th रैंक के साथ आरएस पोस्टेड हैं। प्रेजेंटली जालोर में आप सर्विंग है। हमारे साथ विष्णु बंसल जी रहेंगे। भरतपुर में आपकी ज्वाइनिंग है 2018, 60 रैंक। एक शैक्षणिक आधार पर भी आपका अच्छा अनुभव है, वह भी हमारे साथ इंटरव्यू पैनल में रहेंगे और डायरेक्ट डिस्कशन मोड पे रहेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय मिश्रा, आप सबको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, जो भी अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं सभी को, मृत्युंजय मिश्रा 2018 में 12 रैंक प्राप्त है, पर उन्होंने बाय चॉइस, अपनी चॉइस से आरपीएस लिया। आप आरएस बन सकते थे, पर आपने आरपीएस लिया क्योंकि आपका उसी में ही ज्यादा रुचि के था, इसलिए उन्होंने आरपीएस सेलेक्ट किया। आप भी हमारे साथ रहेंगे। आप 2016 में भी सिलेक्टेड थे, 2018 में भी आपने 12 रैंक प्राप्त की। राजेंद्र सिंह जी 2018 में आरपीएस हैं, वह हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ मनु बंसल जी, जो 2013 में सिलेक्टेड हैं और प्रेजेंटली राजस्थान गवर्नमेंट में डिप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विंग है। आपका भी अच्छा अनुभव है, विद्यार्थियों के साथ मिलते हैं, आईएएस आरएस की कक्षाएं भी लेते हैं। आपके माध्यम से भी पिछले 2018 के एग्जाम में भी काफी सहयोग रहा था और इस बार भी हमें काफी सहयोग मिलेगा। अभी मैं हमारे साथ जो सीनियर फैकल्टीज यहाँ पर कार्यरत हैं, वह भी हमारे साथ रहेंगी, जो इन विषयों के समसामयिक विषयों के कक्षाएं भी आपके साथ लेंगे और ऑनलाइन सेशंस रहेंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते, उनके लिए वीडियो रिकॉर्डेड भी रहेगा, तो आपके जो मित्र हैं उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। आरएस इंटरव्यू के लिए सर्वप्रथम जो प्रारंभिक चीज है वह आपका मनोवृत्ति और आपकी प्रवृत्ति, मतलब आपकी पर्सनालिटी और आपकी आंतरिक सोच, उन दोनों का सामंजस्य आपका अब चयनित होने के बाद, मेंस में चयनित होने के बाद, वही मुख्य रूप से देखा जाएगा। क्योंकि आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी एक्सपर्टीज रिलेटेड विद सब्जेक्ट्स, सब कुछ चेक हो चुकी है। प्रीलिम्स में आपने सिलेक्शन लिया है, मेंस आपका सेलेक्ट हुआ है, तो उसके आधार पर भी अब आपका जो चेक होगा वो होगा आपका व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व के आधार पर तय होगा आप किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट के रूप में कार्य करेंगे। इसको वह चेक करेंगे और उसी के आधार पर आपका नंबर दिए जाएंगे। आपके पूर्व अनुभव, शैक्षणिक अनुभव, अगर आप पहले किसी सर्विस में हैं उसका अनुभव, वह सारे अनुभव आपके साथ रिलेट होकर के वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो बहुत मैटर करता है। मैंने कई इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स पुरानी भी देखी हैं, विद्यार्थियों से भी मिला हूं, उन सभी में प्रारंभिक क्वेश्चन ही वहीं से शुरू होता है। आपने बीकॉम किया है और बीकॉम करने के बाद आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। बीकॉम करने का क्या उद्देश्य था, क्यों आपने बीकॉम किया? बीकॉम करने के बाद कई हैं जो शिक्षा में अभी सिलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनका प्रारंभिक क्वेश्चन वहां से भी आता है। आप पहले से ही राजस्थान गवर्नमेंट में हैं, आप क्यों इसमें आना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन है जिनसे रिलेट करके ये आपसे डिस्कशन करेंगे, आपसे चर्चाएं करेंगे, और वहां पर देखा जाएगा आप कितने पॉजिटिवली इसे रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिवली आप एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट प्रोसेस को। ये वह वहां पे इवेल्युएट करेंगे। अपने दिमाग से वो सारी बातें निकाल दें कि इंटरव्यू में क्या होगा, पहले से कुछ होता है क्या, क्या पहले से कुछ
तय हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हमारा प्रेजेंटेशन 100% देना है और उसी पे फोकस करना है। आप सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो कि पहले से कुछ होता है, जो भी होता होगा, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर आप अपने लिए सोचते हैं तो सिर्फ एक सीट के लिए सोचिए, और एक सीट के लिए अगर आप प्रतिभावान हैं, आपके मेंस में अच्छे स्कोर है, या आपको इंटरव्यू के स्कोर अच्छे चाहिए, तो उन सभी क्षेत्रों में, अभी काफी टाइम है हमारे पास, उन सभी क्षेत्रों में अच्छे से परफॉर्म करें, जिनसे कि आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी वो देख पाए, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पॉजिटिविटी। आपके सामने हमारा एथिक्स का पोर्शन है मेंस में, उसमें हमने केस स्टडीज देखते हैं, तो केस स्टडीज सिचुएशंस वो सारी आपके सामने रखी जाएगी। उन सिचुएशंस में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और हाँ, एक एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अपने कम्युनिकेशन में, कि हम इस तरह से आंसर दें कि कोई नया क्वेश्चन पैदा ना हो। अपने उत्तर में नए क्वेश्चन को जन्म ना दे, इस तरह से अपने क्वेश्चन को आंसर को रिप्रेजेंट करें, तभी आप स्मूथली उनके क्वेश्चन पे आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, हम उन्हें ऑप्शन देते जाते हैं और वहां से वो चीजें आगे बढ़ती जाती हैं और हम उसमें फिर उलझ जाते हैं। तो स्पष्ट रहना है, स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना है, और स्पष्टता के साथ ही हमें सारे आंसर्स देते जाना है, तभी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अभी मैं डेफ का जो हमारा डिस्कशन है उसकी प्रारंभिक जानकारी के लिए, हमारे सीनियर फैकल्टी भी हैं, आप आरएस सिलेक्टेड भी रहे हैं, आप गवर्नमेंट में शिक्षक भी हैं केंद्रीय विद्यालय में, और आपका अच्छा अनुभव है विद्यार्थियों के साथ। मैं राकेश गोयल जी से आग्रह करूंगा, आप मार्गदर्शन करें डेफ के रिलेटेड, सर्विस प्रेफरेंस से रिलेटेड, जिससे कि एक प्रारंभिक भूमिका बन सके, और जो इसके लिए अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें एक प्रारंभिक लाइन मिल जाए, जिससे कि आसानी रहे उनका डेफ फॉर्म सबमिशन में। राकेश जी आइए। नमस्कार साथियों, मेरी आवाज आ पा रही है सब तक? आवाज क्लियर है? हाँ। आज जो टॉपिक हम लोग लेके हुए यहाँ पर वो है डेफ से रिलेटेड है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, जैसा कि आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना जो इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए शुभकामनाएं। क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए? और डेफ में देखो, एक चीज मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इस बार एक नई सर्विस ऐड की है, अगर आपका इस पर ध्यान गया हो, और ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए है। पहली बार इस सर्विस को इसमें ऐड किया गया है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस, मार्केटिंग ऑफिसर। अब तक इनकी क्या है, अलग से भर्तियां होती थी, और पहली बार इनको आरएस में शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ उनको जोड़ा गया है। तो ये काफी बढ़िया सर्विस है, आप इसको भी अपनी प्रेफरेंस में उस तरह से देखें। ठीक ठीक। तो अपन लोगों को इसको देखना है कि किस तरह से इस सर्विस को भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए, सर्विस प्रेफरेंस का हालांकि रवि गोयल जी आपको और डिटेल में बताएंगे, वो अभी पहुंचने वाले हैं, उनको कहीं बीच में व्यस्तता है आ गई। मैं कुछ जनरल बातें करूंगा आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंटरव्यू में हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, उन पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि 2018 वाला जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा जो इंटरव्यू था उसमें खास बात ये रही कि मेरा जो इंटरव्यू पूरा, जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड एग्रीकल्चर नहीं है, मेरा एजुकेशन भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ था नहीं, लेकिन मेरा पूरा इंटरव्यू एग्रीकल्चर की ओर टर्न हो गया, क्योंकि उन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसका जब मैं जवाब दे रहा था तो उस जवाब में से ही उन्होंने बहुत सारे प्रश्न निकाले। तो जैसा कि कहा जाता है कि इंटरव्यू जो होता है ना, साक्षात्कार घोड़े की सवारी करने जैसा होता है। घोड़े की सवारी इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह आप घोड़े पर सवारी करते हैं और लगाम अगर आपके हाथ में है तो घोड़ा उसी दिशा में जाएगा जहां उसे आप ले जाना चाहो, लेकिन एक बार लगाम आपके हाथ से छूट गई तो फिर घोड़ा कौन सी दिशा में जाएगा, किस तरह से सवारी करेगा, आप कह नहीं सकते। अब ये तो हुई थ्योरेटिकल बात कि प्रैक्टिकली हम इसे घोड़े की सवारी कैसे बनाएं।
और मुझे भी कहा गया था कि आप इंटरव्यू में ये बात ध्यान रखें कि किस तरह से अपने आप को हम लोग अपने बोर्ड को अपने अनुसार चला सकते हैं, इसका ध्यान रखें। मेरी इच्छा थी कि मैं इंटरव्यू बोर्ड को एग्रीकल्चर की तरफ ले जाऊं, और चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरे पास कुछ इनोवेशंस भी थे, आइडिया भी थे, और उन पर मैं बात करना भी चाह रहा था। लेकिन चूंकि मेरा बैकग्राउंड पूरी तरह से कहीं भी एग्रीकल्चर का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये समस्या आ रही थी कि उनको उस तरफ कैसे मोड़ा जाए। तब मैंने उनको उस तरफ मोड़ने के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित जो उन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने उसका उनको जवाब दिया। कई प्रश्न वो बहुत ऐसे पूछते हैं जिनका आपके पास कोई एक निश्चित जवाब नहीं होता। आपको लगेगा कि ये किस तरह का सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जैसे एक सवाल मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा था भाई कोरोना काल चल रहा है और गाय भैंस तो दूध आ ही रहा है आपका जितना आना चाहिए था, और लेकिन चूंकि मार्केट पूरी तरह से बंद है, कोरोना काल है, दूध सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो कैसे आप ये जस्टिफाई करोगे, कैसे बताओगे कि ये दूध जा कहाँ रहा है? आप हमें समझाइए कि दूध तो गाय भैंस दे ही रही है और मार्केट में सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये दूध जा कहाँ रहा है? क्या समस्या आपकी इसकी हो रही है? तो ये एक प्रश्न ऐसा था कि बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड प्रश्न था कि इससे क्या, हम लोग तमाम तैयारियां करते हैं, संविधान अच्छा करते हैं, आईआर अच्छा करते हैं अपना, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी आते हैं जो बहुत आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, और यहाँ वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में आप क्या सोचते हैं और अनवांटेड प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से हैंडल करते हैं, उनका ये टारगेट होता है। तो कोई इसका आंसर देना चाहेगा इनमें से कि क्या रीजन हो सकता है कि आप बताना चाहेंगे? एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा था उन्होंने कि भाई दूध तो प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं हो रहा है कोरोना की वजह से, क्या रीजन रहे होंगे? क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, वो नहीं, तो दूध कहाँ जा रहा है? उनका प्रश्न ये था कि मिल्क की जो प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा, तो जो सरप्लस मिल्क है वो कहाँ जा रहा है, या मिल्क सरप्लस होता ही नहीं है? क्या स्थिति है? ये भी था। दूसरा उसमें उनका एक उद्देश्य था कि एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो दूध है उसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है, मिलावटखोरी की ओर उनका ध्यान था, और ये जो मिलावट की जाती है इसकी वजह से जितनी मात्रा में दूध प्रोड्यूस होता है उससे कई ज्यादा सप्लाई हो रही है, लेकिन बाद में जब मार्केट ही बंद हो गया तो मिलावट भी बंद हो गई, तो जितना दूध प्रोड्यूस हो रहा था उतना दूध ही कंजप्शन हो रहा था, मिलावट वाला बंद हो गया। तो फिर मिलावट पर दो तीन प्रश्न थे उनके रिलेटेड। तो उनका क्या है, इस तरह से आपको डेली बेसिस पर जो डे टू डे चीजें हैं उनसे जोड़ने का उद्देश्य रहता है। तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि तो अपने बारे में अच्छे से जान लें। हालांकि वो आपका नाम नहीं पूछते, आपका डिस्ट्रिक्ट भी नहीं पूछते, आपका आपके बारे में कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है बोर्ड के पास, लेकिन फिर भी आपसे संबंधित एक तो आपकी हॉबी उनके पास होती है, और आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड उनके पास पता होता है उनको। तो एजुकेशन बैकग्राउंड और हॉबी, इनके ऊपर आप बहुत अच्छे से काम करें। कई बार हम लोगों की कोई हॉबी नहीं होती और हम लोग इंटरव्यू के लिहाज से कोई हॉबी बना लेते हैं। तो ध्यान रखें कि जो भी आप हॉबी फ्रेम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा डीप डेप्थ में समझें, किस तरह के प्रश्न उस पर पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो उस हॉबी से रिलेटेड और जनरेट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों पर बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक तैयारी करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग योगा बता देते हैं अपनी हॉबी की, भाई मेरी हॉबी योगा है सर। बेसिकली वो योगा के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल भी नहीं जानते और प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं समझते, लेकिन फिर भी हॉबी योगा बता देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने का शौक है। तो योगा के बारे में अगर हॉबी बता रहे हैं तो योगा के बारे में आपको उसका पूरा ब्रीफ हिस्ट्री पूरी पता होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा बल्कि जब तक आपका इंटरव्यू हो अपनी हॉबी को रोज इम्प्रूव करें, डेली अपनी हॉबी पर थोड़ा थोड़ा काम करें। अगर योगा आपकी हॉबी है तो आप नहीं भी है तो भी आज से योगा करना शुरू कर दें, ताकि इंटरव्यू डे तक आप लोगों का जो हॉबी है, हॉबी का जो लेवल है वो डेवलप हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों को अपने आप को ग्रूमिंग करनी चाहिए मुझे लग रहा है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उससे मैं शुरू कर सकता हूँ और उस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें? ठीक है, तो मैं इसमें आपको आपको प्रेफरेंस समझा देता हूँ जो मुझे इसमें लग रहा है। हाँ, तो आपका कोई क्वेश्चन इसमें आया नहीं है मेरे पास अभी तक, तो ठीक है, मैं अपने तरीके से आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इंटरव्यू के लिए क्या करें, एक डायरी बनाएं अपनी, जो हम लोगों ने किया था, हमारे बैच में लगभग सबने किया था। आप एक डायरी बनाएं और उस डायरी के पेजेज को आप इस तरह से मैनेज करें कि आपको भाई ये
कुछ पेज अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपने बना लिया। सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन जहाँ से हुई वहां से आप शुरू करेंगे, और आपकी एजुकेशन का जिस जिस तरह से ग्रोथ हुआ उसमें कोई वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे मान लो आपने कहीं महर्षि अरविंद कॉलेज से पढ़ाई की है, तो अरविंद जी के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बेसिकली वो आपसे पूछ डालेंगे कि भाई आपने 10th-12th कहाँ से की, और आपने बताया कि सर मेरी पढ़ाई महर्षि अरविंद विद्यालय से हुई है। तो वो प्रश्न यही बनेगा पहला है कि महर्षि अरविंद कौन है, अरविंद की क्या जो है थ्योरी, स्पिरिचुअल जो विचार है, थ्योरी है, वो क्या है, कैसे वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से अलग करते हैं अपने आप को। तो कुछ ऐसी चीजें आपसे पूछ डालेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आती है कि हालांकि वो जिला नहीं पूछते, जैसा कि पिछली बार भी बोर्ड चेयरमैन का स्पष्ट रूप से निर्देश थे कि किसी भी अभ्यर्थी से जिला नहीं पूछा जाएगा, उसका क्षेत्र रीजनल आइडेंटिटी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसे प्रश्न करके आपकी रीजनल आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। जैसे वो आपसे पूछ लेंगे कि आप अपने क्षेत्र में विकास कैसे करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने ही क्षेत्र के बारे में बताएंगे जिस जिले से आप हैं, तो धीरे धीरे वो ये पता कर लेते हैं कि ये किस क्षेत्र का है। तो रीजनल आइडेंटिटी बताने के लिए कई बार सीधा भी पूछ ही लेते हैं, भाई किस जिले से हो आप। आपने कहा कि भाई मैं सीकर जिले से हूँ या मैं उदयपुर से हूँ, तो उदयपुर से हो तो उदयपुर से हो तो उदयपुर में क्या खास, ये छोटू राम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, यस, अब आ रही है सर आवाज? हाँ प्लीज, अब बताएं। मैं ये पूछ रहा था सर, चलो खुद के जिले के बारे में हो गया, खुद की हॉबी के बारे में हो गया, राजस्थान को क्या कितना पढ़ना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता था। पूरा ही राजस्थान पढ़ना चाहिए, या फिर जैसे मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, एमए हिस्ट्री से हूँ, तो मेरे को केवल हिस्ट्री पढ़ना चाहिए या पूरा राजस्थान पढ़ना चाहिए? देखिए सर, आप एमए हिस्ट्री से हैं और आपने मेंस में प्री में राजस्थान पढ़ा है, तो राजस्थान की सभी जानकारियां आपके पास सफिशिएंट है। आपको राजस्थान को स्पेसिफाई करके पढ़ने की अब कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन चीजें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए आपको। जैसे संत हो गए, उनका इंटरेस्ट रहता है संत पर, है ना, जो लोक देवता हो गए अपने, इस तरह की जो चीजें हैं, कुछ बहुत ही रीजनल जो आइडेंटिटी है हर रीजन की, पूरे राजस्थान की, वो बहुत ही बेसिक चीजें वो पूछते हैं, बहुत गहराई में जाकर के पूछने की उनकी कोई रुचि नहीं रहती। आप कौन से क्षेत्र से आते हैं छोटू राम जी? हनुमानगढ़ जिले से। आप हनुमानगढ़ जिले से हैं, तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ जिले के बारे में आपको जो वहाँ के जो राजस्थान के जीके के जितने भी स्पॉट्स हैं, जैसे वहाँ पर कालीबंगा है ना, या वहाँ के और भी जो जितने भी स्पॉट्स हैं, बहुत सारे वहाँ पर लोक देवी देवताओं से रिलेटेड जो स्थल हैं, उन सब चीजों को उनको इंटरेस्ट रहता है पूछने का, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ सर्विस की हुई होती है। जितने भी लोग आते हैं वो बहुत सीनियर लोग होते हैं और उन्होंने आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं सर्विस की होती है, तो उनका रुचि रहती है उस क्षेत्र के बारे में फिर से अपनी जानकारी को रिन्यू करने की। तो वो वही प्रश्न पूछेंगे जो आपके आसपास के जिले में या आपके संभाग में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, कालीबंगा है, उन सब के बारे में वो आपसे पूछना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे कि भाई क्या है आजकल, कैसे संरक्षण हो रहा है। और बस राजस्थान जीके में तो आप यही तो समझिए, अगर कोई सीमावर्ती जिला है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जैसलमेर का कोई बंदा है तो जैसलमेर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, सीमावर्ती प्रॉब्लम्स क्या हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत स्पेसिफाई होकर पढ़ने की आवश्यकता है कि अब आप वापस से लक्ष्य उठाएं और उसका रिवीजन करें, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक बहुत ही कोई सामान्य सी किताब लेकर राजस्थान जीके की उसको ब्रशअप कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप भूल गए होंगे, तो बिल्कुल वापस से ब्रशअप कर लें। बस आपको बहुत डीप जाकर पढ़ने की, राजस्थान जीके को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ना वो पूछते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न? नरेश जी? हाँ जी सर, नरेश सर बताइए। कौन है? अब आवाज आ रही है, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम नरेश कुमार, दौसा राजस्थान से हूँ। कहाँ से हैं नरेश जी? दौसा राजस्थान से सर। दौसा से, ठीक है। यस सर। हाँ बताइए, आपका कोई प्रश्न है क्या? तो सर मैं यस सर, सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो क्या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे? बिल्कुल पूछे जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग है की है आपने, तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आजकल आप ये जानते ही हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स में हैं वो बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं,
तो निश्चित रूप से Yes, उनकी sir. नॉलेज उसमें काफी बेहतर होती है। तो मैं आपको इसमें 2-3 सजेशन देना चाहूंगा। पहला तो आप एक काम करिए कि जो सिविल इंजीनियरिंग का जो ग्रुप है जिन्होंने ये पास किया है, आरएस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, Yes. हम भी इस तरह का एक ग्रुप Yes, sir. करवाएंगे। आप 4-6 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए। Yes, sir. दूसरा वो आपसे एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई आपने सिविल इंजीनियरिंग करके और आप इसमें आना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जो योग्यता है उसको मिसयूज कर रहे हैं, आपने जो पढ़ाई की है उसका तो काम ही क्या आएगा यहाँ करके। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो सबसे पूछते हैं। और Yes, sir. इसमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, 2 तरह के आंसर देते हैं। पहला आंसर बच्चे इस तरह से देते हैं कि वो बहुत ही आइडल आंसर दे देते हैं कि नहीं सर, हम तो देश सेवा करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य तो बिल्कुल आरएस में आकर के समाज को सुधारना है। वो तमाम तरह के आइडल आंसर देते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बिल्कुल आइडल आंसर देने से बचें। बहुत ही Yes, sir. रियलिटी और बहुत ही वो बातें जो आपको अपील करती हैं आरएस में। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, आप तो सिविल इंजीनियर हैं, तो जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कब हुआ है आपका पूरा? सर 2016 में हो गया था। तो 16 से लेकर के, पहला प्रश्न तो नरेश जी आपसे यही बनेगा, आपको तैयार रहना है कि 16 से Yes, sir. लेकर के 22 तक 6 साल से आप सिविल इंजीनियरिंग करके घर बैठे हुए हैं। Yes, ठीक है, sir. तो आपने ये 6 साल का समय क्यों खराब किया, और आपको नहीं लगता कि आपने इन 6 सालों में अपनी जो योग्यताएं हैं, सही ढंग से उपयोग नहीं किया, दोहन नहीं किया? क्या जवाब देंगे आप? सर मैं शुरुआत में सिविल इंजीनियर ही बनना चाहता था, अच्छा, लेकिन फिर बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज की तरफ मुझे जाना चाहिए। जैसे हमारे गांव में कुछ ऊंट वाले आए थे, तो वहां पर एक ऊंट की स्थिति को वो पैर टूट गया था, तो उसके बावजूद मैंने सरकारी अधिकारी को कॉल किया जो पशुपालन विभाग से हैं, उन्होंने उस बात को स्वीकार ही नहीं किया, बस मेरे ऊपर थोप दिया कि ना आप जानो और आपका काम जाने। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो समस्याएं कैसे दूर होंगी, तो मुझे भी आना चाहिए। और दूसरा फिर मैं अपनी फियोन्सी का भी एक ड्रीम था कि ना वो चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज करूं, तो ये 2 चीजें मिलाकर मुझे मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज की तरफ आया मैं। अच्छा, ठीक है। इसमें देखो आपने मुझे कई क्वेश्चन दे दिए। आपके Yes, जो sir. उत्तर में मुझे कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिनसे Yes, मैं sir. आपको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। मैंने बताया Yes, ना, sir. घोड़े की सवारी करना है, और आपने लगाम पूरी तरह से अब मेरे हाथ में दे दी। मैं पहला Yes, प्रश्न sir. अब आपसे यही पूछूंगा कि अच्छा, तो आप क्या प्रेम विवाह में विश्वास करते हैं? आपने कहा ना Yes, आपके sir. प्रेम से, हाँ, तो yes, sir. प्रेम विवाह और ये जो आजकल के जो प्रश्न चल हाँ, रहे हाँ. हैं, तलाक की समस्याएं हैं या ये आपकी हिजाब की समस्याएं हैं, इन सब एरियाज पे रेडी रहना है, Yes, sir. क्योंकि आप समझ रहे हैं फिर ये सारा पूरा सामाजिक वाला जो एरिया है, सामाजिक क्षेत्र है, ये पूरी हाँ, तरह हाँ. से आपके लिए ओपन हो गया है। Yes, sir. एक तो आपने उत्तर में वहां उनको छोड़ दिया, दूसरा आपने हाँ. जवाब दिया कि आप मान लो बदलाव लाना चाहते हैं, कि आप ऊँट की तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे कुछ बता रहे थे। Yes, sir. हाँ, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सिविल हाँ. सर्विसेज में भी तो ऐसा क्या कर पाएंगे, आप डीएसपी बना दिए जाते हैं, कहीं Yes, आपको sir. आरपीएस मिल जाता है, तो आप क्या कर पाएंगे? आप तो बहुत Yes, sir. बदलाव नहीं कर पाएंगे। या आपको कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, या आपको बाल विकास अधिकारी बना दिया जाता है, तो वहां भी समस्याओं का सभी समाधान आप नहीं कर पाते। और ब्यूरोक्रेसी में Yes, आप sir. जानते ही हैं कितने दबाव में लोग काम करते हैं, कहाँ बदलाव आ पाते हैं। Yes, sir. क्या कहेंगे? प्रश्न समझ पाए आप मेरा, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ? मतलब प्रश्न ये है, आपका क्या नाम है? गरिमा। प्रश्न ये है कि आपको बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए आप आरएस बनना चाहते हैं, तो कैसे ला पाएंगे बदलाव? कहाँ पॉसिबल है? इतना आसान कहाँ है बदलाव लाना? बहुत बड़े बड़े आईएएस खैरका जी को ले लो, उनके रोज ट्रांसफर हो जाते हैं, तो कहाँ आप बदलाव ला पाएंगे? आपको लगता है कि आरएस रहकर आप बहुत बदलाव ला सकते हैं? इससे अच्छा तो आप राजनीति में जाए, वहां जाके ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। तो फिर आप आरएस को बनना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक सेवा हमें कुछ अधिकार देती है जिसके बदले हम कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मानसिक सोच को बदलना मेरा सरकार नहीं करेगी जब तक हम लोगों को शिक्षा की ओर नहीं मोड़ेंगे, उनकी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे माइनर स्तर पर, तब तक उनसे बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते बड़े स्तर पर। तो सबसे पहले हमें शिक्षा की ओर। हमारे साथ ऑफलाइन जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें से गरिमा है जो अभी इंटरव्यू देंगी, उनका कहना है कि मैं शिक्षा में बदलाव लाना चाहती हूँ, और मेरा इसमें ड्रीम ये है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम करना चाहती हूँ। अब इन्होंने शिक्षा कह करके, शिक्षा की योजनाएं, शिक्षा में कौन कौन से बदलाव लाएंगी, शिक्षा में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से बदलाव पिछले दिनों में हुए, ये पूरा एरिया इन्होंने खोल दिया। तो मेरा जो पॉइंट आप समझ पा रहे थे कि इंटरव्यू में चलता कैसे,
देखिए इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग आते हैं वो इतने सीनियर लोग होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और उनको पढ़ के आने की आवश्यकता नहीं है कि क्या चल रहा है। वो अपनी जो यस डेली सर। जो लाइफ है रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और निश्चित रूप से किसी ना किसी विचारधारा के होते हैं, ये भी आप मान के चलिए। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे कि वो कांग्रेस की विचारधारा के हैं या बीजेपी की विचारधारा के, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं। हमें तो एक आइडियल आंसर, ज्यादा आइडियल नहीं हो, बहुत ज्यादा यस सर। नहीं हो, एक बीच का रास्ता निकालना, यानी थोड़ा आदर्श की स्थापना भी करनी, थोड़ा यथार्थ में भी रहना। जो भी आंसर आप यस सर। मध्यम श्रेणी का दोगे ना, वो बेस्ट आंसर माना जाएगा। ठीक यस है, सर। तो इन प्रश्नों पर आपको बहुत काम करने की जरूरत है नरेश जी, कि आपने 6 साल यस का सर। जो समय है ये क्यों खराब किया। ये आपका को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ना। यस आपको सर। बहुत ही बताना है कि सर मैं कितना डेडिकेट हूँ, मुझे पता था कि मैं select दूंगा, सिविल यस सर। सर्विसेज में मेरा चयन होगा, इसलिए मैंने अपना 100% इसी में दिया। तो आप इसको यस लेकर सर। के बिल्कुल अपने उस पर अड़े रहिए कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 6 साल का समय हो गया, मुझे थोड़ा अधिक समय हो गया, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसमें अगर नहीं भी हो पाऊंगा तो मेरे पास सिविल सर्विसेज का तो डिग्री है ही, रोजगार की तो मेरी यस सर। समस्या है ही नहीं। यस सर। पॉइंट समझ पा रहे हैं ना मेरा? तो आप ये यस बताइए यस सर, सर। रोजगार को लेके तो आश्वस्त हूँ, रोजगार मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ड्रीम है सर कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैंने 6 साल की तपस्या की, जो मैं अब आपके यस साथ। सर। तो आपका आंसर कॉन्फिडेंस से भी भरा हुआ हो, और साथ साथ आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि आप एक उम्र नहीं है। यस सर। पहले इसको कर चुके हैं, सिविल सर्विसेज, सिविल इंजीनियरिंग को, है ना। तो यस सर। इस तरह की छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। जहां तक टेक्निकल पॉइंट है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं सिविल सर्विस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का यस सर। कुछ ज्यादा आता नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे, जो इससे रिलेटेड है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वो आपको थोड़ा बता पाएंगे और चीजों को समझे। नितिन जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ। आपका मुझसे कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ, सर मैंने आईएएस की प्रिपरेशन में ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है, तो क्या इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं, आप बताओगे तो पूछे जाएंगे, आप बताओगे नहीं तो क्यों पूछेंगे। उनको थोड़ी पता है आपने आईएएस की तैयारी की है और आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है। लेकिन मेरा सलाह ये रहेगा, अगर आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, जो कि होगी यस क्योंकि सर। ऑप्शनल आपने लिया है, तो आप उन्हें ज्योग्राफी में हाँ। ले जाओ अपने आंसर को। कोई आंसर का ओके सर। जवाब देते समय कुछ इस तरह का इनपुट दो, ताकि वो आपसे ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछें, तो ओके सर। आप उन्हें उस दिशा में ले जा सकते हो जो आपका सबसे बढ़िया एरिया है, जहाँ सबसे अच्छी आप बैटिंग कर सकते हो, तो वो एरिया छांटे। और हॉबी क्या है आपकी? सर हॉबी स्पेशल तो नहीं है, लेकिन परिस्थितिवश कुकिंग और हॉबी हो गई, और कभी कभी मैं सूफी म्यूजिक सुन लेता हूँ। एक ही हॉबी रखें आप, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, वहाँ आप एक हॉबी रखें, एक से ज्यादा भी रख रहे हैं तो फिर सबकी तैयारी आपको बराबर लेवल पर करनी चाहिए, है ना, कुकिंग की। और ये तो मैं अगला सेशन जो लूंगा, जो मेरा ये यस पूरा सर। आपको वीडियो मिलेगा, तो मैं हॉबीज पर बात करूंगा कि कौन सी हॉबी में क्या क्या संभावित प्रश्न बनते हैं, और उन यस सर। प्रश्नों का एक आइडियल आंसर हम कैसे दें। तो यस एक सर। आपको रूपरेखा टाइप में मैं बताने की कोशिश करूँ। ठीक है सर, नितिन जी। धन्यवाद राकेश जी। ओके सर। राकेश जी ने काफी चीजों को क्लियर किया है। इसी से रिलेटेड जैसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इंटरव्यू के समय, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप लोगों के साथ में इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स शेयर करते हैं। तो मुझे उम्मीद होगी आप में से कई हैं जो पढ़ते होंगे वो, और उसकी तैयारी उसे यूज भी लेंगे, और साथ में ही स्कीम्स जो मेन कंसर्न होता है गवर्नमेंट का और आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, तो वो दोनों चीज़ें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो आपके साथ शेयर की जाती है। उससे रिलेटेड हमने एक मैगजीन बनाई है अभी, जिसके अंदर ये आप अगर देख रहे हो साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है, ये बुकलेट है। इसमें राजस्थान और इंडिया की स्कीम्स और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड की हुई, तो ये आपको शेयर करेंगे जो भी हमारे साथ रजिस्टर्ड है उन सभी के साथ, और जो फिजिकली भी आए हैं उनके साथ हम ये शेयर करेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है सुप्रिया जी। जी नमस्कार सुप्रिया जी। मैं सुप्रिया जी का परिचय दे देता हूं आप सभी को। सुप्रिया जी अभी वर्किंग हैं जीएसटी में, टैक्स स्टेट टैक्स ऑफिसर के रूप में,
और हमारे साथ सिविल सर्विसेज अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका पूरा सहयोग रहता है और बच्चों को गाइड करने में किस तरह से आगे बढ़ते हैं उस सभी में उनका हमें समय समय पे पूरा मार्गदर्शन मिलता है। तो अभी आप बच्चों के साथ और हमारे जो साथ में इंटरव्यू गाइडेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ थोड़ा सा अपने थॉट शेयर कीजिए डेफ को लेकर के और सर्विस प्रेफरेंस को लेकर के, जिससे कि इनकी थोड़ी सी क्लियरिटी इस डेफ की सिंसियरिटी को लेकर के आए, क्योंकि डेफ से भी कई क्वेश्चन उठते हैं, हमेशा उठते हैं इंटरव्यू में भी, और फिर सर्विस प्रेफरेंस को लेकर के बाद में अफसोस करता है व्यक्ति कि मैंने ये क्यों डाल दिया, मैंने ये क्यों नहीं डाला। तो वो सारी गलतियां ना हो और वो थोड़ा सिंसियरली इस पे काम करे ताकि डेफ में कोई मिस्टेक ना हो और बाद में रिग्रेशन ना हो। शुक्रिया जी। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया सिंगल। आरएएस मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की है। आई हैव अपीयर्ड इन आईएएस एंड फॉरेस्ट इंटरव्यूज एंड इंटरव्यू हमेशा से एक बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, पर बहुत ही निग्लेक्टेड स्टेज भी है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि इसके नंबर बहुत कम है, लेकिन हमें पता तो होता नहीं है कि हमारे मेंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 5 नंबर ऊपर नीचे भी कर लिया ना, तो हो सकता है आपकी पूरी की पूरी सर्विस ही चेंज हो जाए। आप सबऑर्डिनेट सर्विस से स्टेट सर्विस में पहुंच जाएँ, आप स्टेट में हैं तो हो सकता है अकाउंट से सीधे एसडीएम बन जाएँ। तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है ये डैफ को बहुत लाइटली लेते हैं, लेना नहीं चाहिए, है ना? डैफ में उतनी ही मेहनत करो जितनी आप मेंस में करते हो, क्योंकि मेंस का काम खत्म हो गया, आप सब वहाँ से क्लियर हो गए। और मेंस में देखो, मतलब जब तक कि आपने अपना पेपर बहुत ही खराब ना किया हो, तब तक ये उम्मीद मानी जाती है कि ज़्यादा उसमें डिफरेंस रहता नहीं है मार्क्स में। तो इंटरव्यू में आप काफ़ी डिफरेंस कर सकते हो। आप 70 भी ला सकते हो, आप 75 तक ला सकते हो, ठीक है? मेरा इंटरव्यू का स्कोर, मतलब क्योंकि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ, तो मुझे लगता है आपको मेरे बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप एक अच्छे या सही बंदे से गाइडेंस ले रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी से गाइडेंस भी लें, इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मार्केट में इतने स्रोत हैं, इतने रिसोर्सेज़ हैं, अवेलेबल हैं, आप उनकी एक बार ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करिए कि आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं, क्या वो आपको गाइडेंस देने वर्दी भी है या नहीं है। मतलब हो सकता है किसी के मेंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हो, लेकिन वो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रहा हो, और आपको इंटरव्यू में अगर कोई गाइडेंस दे रहा है, तो वो गलत है। तो मेरा लास्ट ईयर जो आरएएस में स्कोर था, जो 2018 वाला था, उसमें मेरे 70 मार्क्स थे, और आईएएस और फॉरेस्ट के जो इंटरव्यूज होते हैं अपने यूपीएससी वाले, वहाँ मेरा स्कोर 185, 192, 195 ऐसा रहा है। तो इंटरव्यू फेयरली मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो आई थिंक इसीलिए आपके सर ने भी बोला कि एक बार आके मैम थोड़ा-सा थॉट्स शेयर कर दीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो अब अगर अपना डैफ खोलोगे, तो डैफ में कोई भी चीज़ झूठ नहीं लिखनी है। ठीक है? ऐसी कोई चीज़ जो आपने करी नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपके मार्क्स नहीं आए हैं और आपने वहाँ पे बढ़ा-चढ़ा के लिख दिया, ऐसा मत करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट माँगे, लेकिन अगर माँग लिया और पकड़े गए, तो फिर रायता फैल जाएगा, तो मत करना, ठीक है? तो कभी भी झूठ मत लिखना। जितने मार्क्स आए हैं, देखो आप 60% लाओ, 70% लाओ, 80% लाओ, 90% लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90% लाओगे तो बस सामने वाले बोर्ड को लगेगा आप इंटेलिजेंट हो, तो और आपसे और ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर कम लाए हो तो और सुखी स्टेट में हो कि आपको लगेगा, उनको लगेगा अच्छा बच्चा पहले पढ़ता नहीं था, लेकिन जीवन में थोड़ा बाद में सीरियस हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके 60% आया तो मुझे 70 लिखूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा इंटरव्यू में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो सच है वो लिखना है, ठीक है? दूसरी चीज, कोशिश करना कि डैफ में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये डैफ भरने का ना बार बार ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि आप उसको रीसेट कर दोगे और एक बार सबमिट हो गया जो हो गया, ठीक है? जनरली क्या होता है कि आरएएस और आरपीएससी वगैरह में अगर आप पहले भी गए होगे, तो वो इतना सीरियसली लेते नहीं है। अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई भी है तो फिर वो आपको बोलते हैं कि एफिडेविट बनवा के इसको सही करवा देना। लेकिन उतना फिर करना क्यों है? फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, उसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टाइम खर्च करना पड़ता है, आपको अजमेर ऑफिस जाना पड़ेगा वो सब काम करने के लिए। तो मत करो। एक बार में इसको एक बार भर लो, फिर अगले 1 दिन का रेस्ट लो, अपने दिमाग को थोड़ा ब्रेक दो और नेक्स्ट दिन आके वापस चेक करो, और एक बार अपने किसी सहपाठी से, अपने फैमिली मेंबर से भी चेक करवा लो कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या आपने कहीं डिस्ट्रिक्ट इधर-उधर लिख दिया, आपने पिन कोड गलत लिख दिया, क्योंकि ये सारी चीजें फिर पुलिस वेरिफिकेशन में भी जाती हैं। आपके घर पे पुलिस भी आती है, वेरीफाई करती है, आपके 2 नेबर्स के साइन भी होते हैं। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। तो कहीं भी गलती मत करो, है ना? ये सबसे बेसिक चीज़ है। अब तीसरी चीज़ होती है हॉबीज़। तो अगर आपने अपना डैफ देखा होगा तो डैफ में कहीं भी हॉबीज़ नहीं पूछी हैं। तो फिर आपसे हॉबीज़ की इतनी बात क्यों की जा रही है? बताएगा कोई? डैफ में है क्या कहीं हॉबीज़? कहीं है हॉबीज़ का सेक्शन कि आपके क्या इंटरेस्ट है, कहाँ पे कहीं हॉबीज़ लिखने को बोला है क्या? तो फिर हॉबीज़ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं?
नरेश जी देखा है डेफ फॉर्म अभी खोला है नहीं खोला? नहीं सर, अभी पूरी तरीके से उसे देख एक फर्स्ट पेज ही देखा था। नरपत जी डेफ फॉर्म देखा है नरपत जी? तो अब अभी मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने देखा नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि डैफ में हॉबीज भरने को नहीं बोला है, ठीक है? तो ये हॉबीज की पूरी कहानी आती कहाँ से है कि जब आप आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वहां पे आपसे अलग से एक फॉर्म भरवाते हैं। तो ये वाला फॉर्म नहीं जाता है अपना अंदर, ये तो हमने भर के दे दिया, इसका प्रिंट आउट निकाल के वो अपने पास रखेंगे। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे आपसे अलग से एक पूरा फॉर्म भरा जाएगा। उसके अंदर आपकी 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, आपकी इंजीनियरिंग, आपका जो भी बैकग्राउंड है वो सब, और वहां पे सबसे ऊपर में एक खाली जगह होती है, कॉलम छोड़ा जाता है। वहां पे पूछा जाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है। तो वो जो फॉर्म होता है ना सिंगल पेजर, वो जाता है आपके इंटरव्यू बोर्ड के पास। इंटरव्यू बोर्ड के पास ये पूरा फॉर्म नहीं जा रहा है आपका, जो आप पूरा भर के दोगे ना, अभी चाहिए जितना भी है 6-7 पन्ने का, ये नहीं जाता है। वो जाता है सिंगल पेजर, ठीक है? तो उस सिंगल पेजर में ऊपर की साइड में कॉलम होता है, जिसमें ऐसे थोड़ी सी 2-3 लाइन की स्पेस दी होती है खाली। वहां पे आप लिखते हो कि आपकी हॉबीज क्या है। तो वहां से आता है ये पूरा हॉबीज का जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है? तो अब आप ये समझ लो कि इतने बड़े डैफ में ऐसा नहीं है कि हॉबीज ही सब कुछ है। मतलब मैं भी ऐसे मार्केट में निकलती हूँ तो बहुत बच्चे बोलते हैं मैम हॉबीज क्या लिखूं। फिर ऐसे लोग अपनी हॉबीज बनाते भी हैं, जो नहीं होती ना वो भी ऐसे बना लेते हैं। हम पॉटरी करते हैं, अरे भाई जब करते नहीं हो तो बना क्यों रहे हो? जो किया है जीवन भर वो लिखो ना। आपको जो चीज में इंटरेस्ट है, आपको गाने सुनना अच्छा लगता है तो गाने का जॉनर डिसाइड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गाने सुनता हूँ। अरे भाई कोई कोई एक पर्टिकुलर गाने का टाइप होगा ना जो आप सुनते होगे। आपको सूफी गाने पसंद है, आपको हॉलीवुड पसंद है, आपको बॉलीवुड पसंद है, आपको ट्रांस पसंद है। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक नहीं होगे ना तो फिर बोर्ड वाला क्या करेगा, उनके पास इतना मटेरियल है आपसे पूछने के लिए, पर आपने तो इतना ही पढ़ा था, तो फिर उनको मौका क्यों दे रहे हो इतने मटेरियल में से पूछने का? तो वो मत करो। अगर आप डांस करते हो तो अपना टाइप ऑफ डांस क्लासिफाई कर दो। जैसे मैं भी डांस करती हूँ, पर मैं फोक डांसेस करती हूँ, तो मैं वहां पे लिख के जाती हूँ कि मैं फोक डांस करती हूँ, और फोक डांस में भी स्पेसिफाई करती हूँ कि मुझे कौन सा डांस आता है। मुझे गरबा आता है और घूमर आता है। भाई फोक डांसेस इंडिया में कम से कम बता रही हूँ 400 है, मुझे 400 थोड़ी आते हैं, मुझे तो 2 ही आते हैं। तो आप उन दोनों में से मुझसे सवाल पूछो ना। तो वो मेंशन करो अपने मतलब जहां पे भी आप वो हॉबी सेक्शन लिखोगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो वहां पे थोड़ा सा स्पेसिफिक होना। इतना ज्यादा खुला मत रखना, ब्रॉड मत रखना, क्योंकि जितना आप ब्रॉड रखोगे ना उतना आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स में आप लिखो कि आप कॉलेज लेवल के प्लेयर हो, या आप स्टेट लेवल के प्लेयर हो, या आप नेशनल लेवल के प्लेयर हो, या फिर आप ऐसे ही बस टाइम पास के लिए गली में खेलते हो। क्योंकि जितना आपका लेवल हायर होगा उतना आपसे जो स्पेसिफिसिटी होती है ना वो एक्सपेक्ट करी जाएगी। वो आपको समझेंगे भैया अगर आप नेशनल लेवल प्लेयर हो तो आपको सब पता होना चाहिए, कौन से टूर्नामेंट हो रहे हैं, कौन से आपको मेडल्स मिल रहे हैं, कौन से कप्स होते हैं, कौन सी अभी टीम जीत के आई है, इंडिया का क्या स्कोर है। आपको इतना पता है क्या? नहीं, क्योंकि आप तो गली लेवल पे खेलते हो, तो वहां लिखो कि हम कोई मतलब नेशनल लेवल या स्टेट लेवल प्लेयर नहीं है, मतलब कैजुअली बैडमिंटन खेलते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सामने वाले को लगेगा अच्छा जब फ्री टाइम मिलता है तब बैडमिंटन खेलते हैं। तो आपसे फिर वो बेसिक सवाल पूछते हैं कि भाई इसमें स्कोरिंग सिस्टम कैसा होता है, या बैडमिंटन जो होता है उसमें आप कोई फेमस अपने टॉप 3 प्लेयर्स का नाम बता दीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो मुझसे आईएएस, फॉरेस्ट और आरएएस के इंटरव्यूज में पूछे गए हैं मेरे डैफ में से, जो आपको बता रही हूँ। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और अच्छे से काम किया है अब तक। तो 5 मेरा भी 6 इंटरव्यूज हो चुके हैं टोटल, आईएएस, फॉरेस्ट और आरएएस कंबाइंड। तो इसलिए बता रही हूँ कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि इस पे आपको कुछ नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है? तो ये एक तो ये चीज हो गई। अब आते हैं अपन, और किसी को डैफ में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो फिर हम सर्विस प्रेफरेंस पे चलेंगे। नहीं, आई थिंक नहीं है डेफ से रिलेटेड, है ना? तो डैफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं आरएएस का। आरएएस का तो बहुत सिंपल डैफ होता है। मतलब अगर आप यूपीएससी और ये सब फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम दोगे तब आपको पता लगेगा कि डैफ का असली वो जो होता है ना रूप, वो क्या होता है। इसमें आपको हर एक चीज डिटेल में लिखनी पड़ती है। ये बहुत ही सिंपल डैफ है, लेकिन पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ भरे, है ना? डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ईमानदारी सब कुछ भी गलत नहीं भरना हमें। और एक और चीज है, जो आप भरेंगे ना उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना मतलब तुक्के भरते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपके 10th में मार्कशीट है तो वहां पे 10th में मार्कशीट भी लगेगी, आपको 12th की मार्कशीट भी लगेगी, आपका अंडर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो भी आपकी पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगेगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी लगेगा। तो कोई भी चीज गलत नहीं लिखनी, ठीक है? क्योंकि आपको हर चीज का सर्टिफिकेट वहां देना पड़ेगा। आरपीएससी में 2 कॉपी बना के लेके जानी पड़ती है। अभी आएंगी वो सारी डिटेल्स भी, ठीक है? अब हम चलते हैं सर्विसेज की तरफ। आई थिंक सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम ये सर्विसेज की तरफ है। देखो मुझे लगता नहीं कि पहली चॉइस में किसी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हर कोई आरएएस डालता है ना? हर किसी को एसडीएम बनना है ना? किसी ने है जिसने पुलिस सर्विस को नंबर 1 पे डाला है? मुझे लगता नहीं है वैसे, बट मुझे लगता है एसडीएम ही हर कोई डालना चाहता है।
तो एसडीएम सबकी पहली प्रेफरेंस होती है। सेकंड में अज्यूम करके चलती हूँ कि लोगों की पुलिस सर्विस प्रेफरेंस होती है, क्योंकि वर्दी जो होती है सबको पसंद आती है, सबको लगता है कि वर्दी हैज पावर, राइट? तो ये वाली चीजें हैं। देखो एक तो होता है कि आपको कोई भी सर्विस प्रेफरेंस ना किसी के और के हिसाब से नहीं भरना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को जज करना है। आपको ऑफिस में बैठने वाला काम पसंद है, या आपको फील्ड में घूमने वाला काम पसंद है, या आपको पब्लिक डीलिंग वाला काम पसंद है। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी जो भी सर्विसेज आई हैं, उसमें से राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपकी पुलिस सर्विस, आपकी बीडीओ, तहसीलदार, ये सारी सर्विसेज जो है वो पब्लिक फेसिंग सर्विसेज है। मतलब आपको हमेशा यहाँ पे पब्लिक के आईज में रहना पड़ेगा। ठीक है? तो कई लोगों को ये पसंद होता है, उनको फील्ड जॉब पसंद होती है। जैसे अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर है, आई थिंक ये पहली बार ऐड करी गई है। वैसे आपका डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है। ये सारी L14 वाली पे ग्रेड की जॉब्स हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आरएएस के बराबर वाला इनका जो पे ग्रेड है वो चलेगा। तो ये सारी क्या है, हाईली जो पेड जॉब्स हैं वो है, लेकिन पहली बार ये ऐड करी गई है आरएएस के थ्रू। आपका डीएसओ हो गया, आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, और ये सर्विसेज लाने का तुक क्या था? क्योंकि आप देखोगे ये जो डिमांड थी ना, ये एक्चुअली ग्राउंड लेवल से आ रही थी कि यहाँ पे एक ऑफिसर की कमी है जो इस पूरी चीज को मतलब संभाल सके। हाँ नरेश बताइए। मैम मुझे आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसे बाद में रख सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं रख सकते, आपकी मर्जी है। थैंक यू मैम। आराम से। सर्विसेज आपका प्रेफरेंस है, मैं वही बोल रही हूँ। आपको पहले अपने आप से सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पावर चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, मुझे फील्ड जॉब चाहिए, या मुझे क्या कहते हैं एक डेस्क जॉब चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है, तो आप तहसीलदार और बीडीओ भर के आपको जिंदगी भर हमेशा दुख में रहोगे। आप बोलोगे पूरे टाइम मेरे सर पे लोग रहते हैं, पर वो जॉब ही ऐसी है कि वहां सर पे लोग रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आप वहां पे आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जिसको सिर्फ अपने आप में रहना पसंद है। आपको लोग पसंद होने चाहिए इन जनरल, क्योंकि तहसीलदार और बीडीओ का पूरा काम ही लोगों के साथ है। ठीक है? वैसे अगर आप एसडीएम हो, तो एसडीएम बन के आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ अपने ऑफिस में बैठा रहूंगा। नहीं, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप आके जाके एडीएम का काम करोगे, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम दिया जाता है। कई बार आपको पता है कि दंगे फसाद हो जाते हैं, तो उसमें आपको पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ डील कर पाओ, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डील कर पाओ। तो सिर्फ ये सोच के मत डालो कि एसडीएम के पास पावर है। मतलब आप बहुत सारे आरएएस ऑफिसर से भी मिलोगे जो अपने जीवन से बहुत दुखी हैं, तो वो दुखी वाली कैटेगरी में मत जाओ। जब 5 साल इतनी प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे हो, तो सर्विसेज भरने में थोड़ा टाइम लगाओ। सिर्फ दुनिया समाज बोल रहा है कि एसडीएम बनना है तो एसडीएम मत बनो। अपनी पर्सनालिटी को देखो तुम्हें क्या सुकून देता है और उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज भरो। ठीक है? वैसे कुछ जॉब होती है, मैं आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ। जैसे आपको तहसीलदार तो पता होगा ना, तहसीलदार के बारे में मुझे लगता है सबको पता होगा, क्योंकि मेजर काम उनका रेवेन्यू रिलेटेड होता है। ठीक है? बीडीओ भी वैसे ही होता है, ब्लॉक लेवल पे बैठता है, और जितने भी आपके जो फंड्स वगैरह आते हैं, एमपी फंड्स, एमएलए फंड्स, और ये जितनी भी कार्य प्रणाली होती है, वो बीडीओ के थ्रू होके निकलती है। ठीक है? बीडीओ काफी कैसे बोला जाए इसको, पॉलिटिकल जॉब है। तो जिसको अगर पंचायती करने का शौक है, जैसे हमारे ऑफिस में ये चीज बोलते हैं कि जिसको अगर पंचायती करने का शौक है तो वो बीडीओ उसके लिए बेस्ट है। और आगे अगर पॉलिटिक्स में घुसना है तो बीडीओ बन जाओ, आपकी प्रधानों से लाइसनिंग हो जाती है। ठीक है? तो किसी का अगर पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है तो बीडीओ काफी अच्छा जॉब है। ओके? और L14 पे ग्रेड भी है, तो काफी सही जॉब भी है। फिर इसके अलावा एक आपने एसीटीओ की जॉब देखी होगी, वो बेसिकली मेरे डिपार्टमेंट से आती है, कमर्शियल टैक्स ऑफिस से। ठीक है? ये भी काफी अच्छी जॉब है। कमर्शियल टैक्स ऑफिस आपको पता ही है, जीएसटी विभाग जिसको हम बोलते हैं, जिसने पूरा मार्केट में टेरर बना रखा है इस वक्त। तो जीएसटी विभाग है ये पूरा, और इसके अंदर आप देखोगे जो काम है ना काफी अच्छा है। और ये काफी मैं कैसे बताऊं, देखो जीएसटी विभाग एक ऐसा ऑफिस है जहां आपको अगर काम करना है तो आपको काम करने के पूरे मौके दिए जाते हैं। अगर आपको काम नहीं करना है तो आप ठंडी पोस्टिंग लेके भी बैठ सकते हो। ठीक है? तो जिसको अगर आगे प्रिपरेशन करनी है आईएएस वगैरह की, तो आप उस हिसाब से सर्विसेज भरो कि भाई मुझे अगर आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, या मुझे आगे फॉरेस्ट सर्विसेज या कोई और यूपीएससी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको एक ऐसी जॉब नहीं चाहिए जो डेली आपका डिमांड, मतलब डेली आपको ऑफिस जाना पड़े। आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे आपकी लाइजनिंग के साथ काम हो जाए, तो फिर उस हिसाब से सर्विस भरो, है ना? तो आपका फ्यूचर प्रेफरेंस क्या है, आप प्रेजेंट किस स्थिति में हो, आप इसी जॉब में रह के अच्छा करना चाहते हो, तो उन चीजों को, उन फैक्टर्स को लेते हुए अपनी प्रेफरेंसेस भरना। ठीक है? तो ये तो था एसीटीओ के बारे में, क्योंकि एसीटीओ के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अब एक है आपकी अकाउंट सर्विस। अकाउंट सर्विस पूरी की पूरी ऑफिस जॉब है, वहां आपका पब्लिक के साथ कोई डीलिंग नहीं है। आप एक डिपार्टमेंट के अकाउंट्स ऑफिसर होगे। जैसे राजस्थान में विभिन्न डिपार्टमेंट्स है ना,
उस डिपार्टमेंट में एक अकाउंट ऑफिसर होता है, आप वहां पे बैठोगे, उनके अकाउंट संभालोगे। तो जिसको एक कागज पत्रे संभालना, अकाउंट्स में फ्रॉड निकालना, वो सब पसंद है ना, तो वो उनके लिए है। पे ग्रेड काफी अच्छा है, 9 to 5 का जॉब है, सुबह जाओगे शाम तक घर पे आ जाओगे, छुट्टियां बराबर मिलती हैं, बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं है। तो जिसको आरामदायक एकदम बैठने वाली नौकरी चाहिए, उसके लिए अकाउंट सर्विस एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे इसको क्लासिफाई करो। फिर जैसे अगर हम चलते हैं आपकी ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली सर्विस है। अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली सर्विस का काम क्या होता है, कोई बताएगा? पता है किसी को? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आप भर तो रहे हो ऐसे L14 L12 देख के मत भर देना भाई, जिसका पे ग्रेड ज्यादा है वो ऊपर डाल दी, जिसका पे ग्रेड नीचे है उसको नीचे डाल दिया। ये दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू फिल द सर्विसेज। मतलब बाद में बहुत पछताओगे जब आपके दोस्त को मिल जाएगी तहसीलदार और आपको मतलब आपने L14 डाल के ऊपर डाल दिया, फिर आपको मिला बीडीओ, आप बोलोगे अरे भाई काम तो मैं ज्यादा करता हूँ, पैसे मुझे पैसे मतलब काम तहसीलदार ज्यादा कर रहा है लेकिन पैसे उसे कम मिल रहे हैं। तो ये दर्दनाक सिचुएशन में मत जाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में बेसिकली क्या होता है, जो आपके आंगनवाड़ी वगैरह नहीं होते, आपको उनसे डील करना पड़ता है। ठीक है, हाई पेइंग जॉब है, L14 ग्रेड पे है इसका, लेकिन वही है कि काफी ज्यादा फील्ड भी है और मतलब उसके बराबर में अगर आप देखोगे तो लोग बोलते हैं कि फिर हम डीटीओ ही भर देते हैं। आपको पता है कि इस बार ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी आया है, पहले वाले 2018 में ट्रांसपोर्ट ऑफिस नहीं था, इस बार डीटीओ की जॉब भी है। तो डीटीओ की पोस्ट काफी कम है, तो काफी लोग उसको हायर रैंकिंग पे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीटीओ के अंदर आपको इंस्पेक्टर्स मिलते हैं, आपको कार मिलती है ना, आपके पास पावर होती है, पूरा ट्रांसपोर्ट का काम जो होता है आपके अंडर आता है ना, आप सर्कल्स में रहते हो। तो ये मतलब फील्ड जॉब अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वहां पे भी रह सकते हैं, है ना। तो डीटीओ, एसीटीओ ये कुछ अच्छी जॉब्स है, क्रीम जॉब्स हैं। अब अगर आपको कुछ ही नहीं करना तो ले लो कोऑपरेटिव सर्विस, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जाओ ऑफिस में बैठ के आ जाना। गुमनाम मतलब होता है ना कि आरएएस के थ्रू आप सर्विस में गए तो सही, लेकिन आप गुमनाम रह जाओगे, आपका नाम नहीं बन पाएगा। तो ये भी देखो कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए कि भाई पब्लिक में हमारी लाइजनिंग हो, हमारा नाम कोई याद रखे। जैसे मैं अगर जीएसटी विभाग में काम करती हूँ तो मुझे इतना पता है कि मेरे सर्कल में, जैसे मैं रेड डिपार्टमेंट में हूँ, एनफोर्समेंट विंग में हूँ, तो मुझे पता है कि वहां पे अब सब लोग जानते हैं कि भाई एक सुप्रिया नाम की लड़की है, वो काम कर रही है इस ऑफिस में। तो क्या आपको ऐसा भी चाहिए क्या कि आपको चाहिए कि आपको लोग याद रखें, जब आप किसी से मिलो तो आपको लगे कि भाई एक होता है कि हम बोल रहे हैं हम लेबर डिपार्टमेंट से हैं, एक हम बोल रहे हैं कि हम जीएसटी विभाग से हैं। तो आप वो भी देख के चलो कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपको कौन सी सर्विस ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसी के हिसाब से प्रेफरेंस भरो, है ना। थोड़ा सा इस चीज में रिसर्च भी करो। पे ग्रेड एक चीज हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई आपकी कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। आपको आराम वाली नौकरी चाहिए या आपको एकदम फील्ड वाली नौकरी चाहिए कि भाई 24/7 हम ऑन द कॉल हो। ठीक है, फिर तीसरी चीज, आपको वर्दी से प्यार है या नहीं है। भाई कई लोग पुलिस सर्विस से वर्दी के लिए भरते हैं क्योंकि उनको वो वर्दी वाला जो फीलिंग होता है कि भाई हम बचपन में तो डिसीजन नहीं ले पाए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जाने का, लेकिन अब तो हम पुलिस सर्विस में जाएंगे। ऐसे भी है, हमारे बैच में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये क्या कहते हैं पुलिस सर्विस इसलिए भर रहे हैं क्योंकि वो एक्स आर्मी और एक्स नेवी से आए हैं। तो उनका वो जो वर्दी का वो होता है ना, मतलब प्यार, वो गया नहीं है अब तक। तो क्या आपके पास भी वो वर्दी का प्यार है कि भाई मुझे वर्दी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो चीज हो जाएगी। फिर दूसरी चीज है, जैसे आप पुलिस सर्विस भरते हो, आपको पता है पुलिस सर्विस में पहली पोस्ट डीवाईएसपी नहीं होती। किसको पता है ये? पहले क्या लगते हो पुलिस सर्विस में? हाँ हाँ, नरपत जी बोलिए। नरपत जी आप माइक को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अनम्यूट है आपका, बोलिए। अभी अनम्यूट है, वापस अच्छा हाँ, आई थिंक एसआई की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं। सीआई नहीं, आप सर्कल इंस्पेक्टर बनते हो और आप 5-6 साल तक सर्कल इंस्पेक्टर ही रहते हो। ठीक है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, जो भरते हैं ना ये लोग, जो भी आरपीएस भरते हैं, उनको सबसे ज्यादा मजा सर्कल इंस्पेक्टर में ही आता है। ठीक है, तो जैसे आपके थाने हो गए, तो थाने में आपका एसएचओ वगैरह बैठता है, उसके ऊपर 4-5 थानों के ऊपर होता है आपका सर्कल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि सर्कल इंस्पेक्टर को क्या क्या मिलता है। भाई उसको एक गनमैन मिलता है, ठीक है, उसको एक गाड़ी मिलती है, उसको एक ड्राइवर मिलता है। तो अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आप भरो, और 5-7 साल तक, लेकिन आपका 24/7 जॉब है पुलिस। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब हम, और ये एक और चीज है, जैसे आप तहसीलदार, बीडीओ, पुलिस सर्विस, एसडीएम में छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ये जितनी भी डेस्क वाली जॉब है ना, अकाउंट्स, एसीटीओ, कोऑपरेटिव सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, यहाँ भर के छुट्टियां ले सकते हो। लेकिन ये जो पब्लिक फेसिंग सर्विस है, यहाँ छुट्टियां सैंक्शन ही नहीं होगी। मतलब जैसे बीडीओ की जो छुट्टियां वगैरह होती है या तहसीलदार की छुट्टियां होती है, एसडीएम तक जाएगी, वो एसडीएम अप्रूव ही नहीं करेगा। ठीक है, वो मना कर देगा कि छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिक फेसिंग जॉब है, आपके पास इतना काम है। आपको लग रहा है इंडिया में कम हादसे होते हैं, डेली बेसिस पे कितने हादसे होते हैं, और आप उनके फ्रंट फेसिंग हो, तो आपको कैसे छुट्टी दे देंगे? तो ऐसे छुट्टी नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई भी ऑफिस में जाओगे ना, जो भी ऑफिस वाली जॉब होती है, वहां आपको आधे टाइम लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको तहसीलदार अपनी पोस्ट पे बैठा हुआ ही मिलेगा, वो गायब नहीं हो सकता 9 to 5 से पहले। ठीक है, तो ये सब देख के चलना है ना। और दूसरी चीज क्या है
कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले आदमी हो या मतलब आपको हमेशा से डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स पसंद आई हैं, तो ये देख के चलना कि भाई कौन सी सर्विस में आपको गाँव की पोस्टिंग मिलती है, ब्लॉक लेवल पे कहाँ पे पोस्टिंग मिल रही है, तहसील लेवल पे कहाँ पे पोस्टिंग मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ पे पोस्टिंग मिल रही है। क्योंकि आप अभी तो सोच के चले जाओगे मुझे पावर मिल रही है, लेकिन अगर आपने कभी गाँव में रहे ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे होता है। भाई मैं ये मान के चल रही हूँ कि जयपुर अभी इस वक्त जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा ये 4-5 शहर ऐसे हैं जो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन बाकी का पूरा राजस्थान तो आप खुद ही पढ़ते हो इकोनॉमी में कितना बैकवर्ड है। तो सोचो वहां जब उनकी सिटीज इतनी बैकवर्ड है तो उनके गांव और तहसील और कितने बैकवर्ड होंगे। मतलब मेरा एक दोस्त है जो तहसीलदार लगा हुआ है, वहां पे खाना खाने के लिए अगर हम बाहर जाते हैं ना, जैसे रेगुलरली चले जाते हैं, आप चले गए समोसा कचौरी खाने, वहां नहीं जा सकता, वहां कुछ है ही नहीं, वहां एक ही थड़ी है। और आप सोचो तहसीलदार थड़ी पे जाके चाय पी सकता है क्या जहाँ लेबर चाय पी रही है? नहीं पीते वो लोग। तो वो थड़ी पे भी जाके चाय नहीं पी सकते। तो चीजें बहुत नॉर्मल होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वो सब चीजें भी देख के चलो, थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट करो जो इधर उधर सर्विस में लगे हैं, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल सर्विस कंडीशंस कैसी हैं। सिर्फ पे ग्रेड देख के, रुतबा देख के, पावर देख के, अथॉरिटी देख के मत चले जाना। नहीं तो एक बार अगर आपने सर्विस चुन ली और आपको मिल गई, फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाओगे, वहां पे अपने राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेशन पीरियड है, और आधी तनख्वाह ड्रॉ करोगे। जैसे अगर जो भी आपकी तनख्वाह बनती होगी 60 के आसपास, तो आपको ट्रेनिंग में सिर्फ 25-30 हजार मिलते हैं, ठीक है। तो आप ही सोचो, आप 2 साल अपने करियर के खराब भी कर रहे हो, आधी पे काम भी कर रहे हो, और उस काम से खुश भी नहीं हो। तो ऐसी वाली सिचुएशन में नहीं पड़ना, ठीक है। और कोई मतलब कोई और सर्विस है अगर आपको पर्टिकुलरली जानना है तो मुझे बता दो। जैसे एक मुझे ना जेल सर्विस के बारे में किसी ने पूछा था, मैं बता देती हूँ। भाई देखो जेल सर्विस ना बुरी नहीं है, L12 पे ग्रेड है उसका, लेकिन अब कैसे बताऊं, मैं किसी व्यक्ति को जानती हूँ जो जेल सर्विस में थे। 10 साल बाद उनका जो मेंटल फ्रेम है ना वो काफी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आप पूरे टाइम जेल वाली सेटिंग में रहते हो, ठीक है। आप हार्डकोर क्रिमिनल से इंटरेक्ट करते हो, मतलब आपका सर्कल सोचो क्या हो गया। कहाँ आप किससे डील कर रहे थे और अब आप सिर्फ क्रिमिनल से डील कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक आप मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं हो ना, मैं ऐसा रेकमेंड करूंगी कि आप इन सर्विसेज को थोड़ा सा पीछे की साइड पे भरें, क्योंकि आपके मेंटल ब्रेक डाउन कर देती है ये सर्विसेज। आप रोज के रोज ऐसे केसेस देखते हो, रोज के रोज ऐसे क्रिमिनल से मिलते हो डेली बेसिस पे, और आप उसी सेटिंग में रह रहे हो पूरे टाइम, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार मेंटली उस चीज को ले पाना, है ना। तो जेल सर्विस का मतलब ये एक्साइटिंग सी लगती है बड़ी, मैं मान रही हूँ बहुत एक्साइटिंग सर्विसेज है, लेकिन ये इनकी पीछे की कहानी थोड़ी सी निकाल लेना, ठीक है। और कोई स्पेशल सर्विस है, अगर आपको किसी की सर्विस के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मतलब जो शुरू की टॉप 6-7 सर्विसेज होती है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। किसी को कोई डाउट है क्या, डैप से रिलेटेड, हॉबीज से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड? समय की पाल से सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा था बीच में। हाँ सुनील जी। साइकिलिंग पे मैम कोई स्पोर्ट्स प्लेयर इंडिया से बेस्ट हो, उनके बारे में आपको जानकारी हो तो? नहीं, इनके बारे में जानकारी नहीं है, या लेकिन राजस्थान से जैसे वो हाँ बोलिए, सॉरी। मनोहर लाल जी विश्नोई का नाम तो सुना है मैंने राजस्थान से, और किसी को जानकारी हो तो इसके बारे में। और साइकिलिंग पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप थोड़ा बता दीजिए। साइकिलिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट मैंने बैडमिंटन लिखा था, और मेरा जो बोर्ड था राठी सर का बोर्ड था 2018 में, और वो मुझसे साइकिलिंग पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पता नहीं क्यों, जबकि मेरी तो पर्सनालिटी भी नहीं है साइकिलिंग वाली। मैं तो दिखती भी नहीं हूँ कि मैं साइकिलिंग करती होंगी सुबह उठ के, बट उन्होंने मुझसे लगातार 3 क्वेश्चन पूछे थे साइकिलिंग के ऊपर, तो मैं उनके वाले क्वेश्चन तुम्हें बता सकती हूँ। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि साइकिलिंग ट्रैक जो होता है अपना प्रॉपर, जिसमें कॉम्पिटिशन होते हैं, उसका लेंथ क्या रहता है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने मुझे पूछी थी कि अपना ये जो SMS में साइकिलिंग ट्रैक है क्या, मुझे नहीं पता है क्या सुनील जी साइकिलिंग ट्रैक? नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। 250 मीटर होता है ट्रैक का, तो पता है मुझे। हाँ तो वो चेक करके जाना कि उसमें SMS में साइकिलिंग ट्रैक है या नहीं, क्योंकि मुझसे पूछा था, पर मैंने तो वो स्पोर्ट लिखा भी नहीं था, तो मेरा फिर मैं उसको बैडमिंटन पे ले आई थी कि सर आप मुझसे बैडमिंटन पे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं खेलती नहीं हूँ। तो मुझे SI में पूछा था मैडम, SI का इंटरव्यू था मेरा, तो उसमें पूछे थे मुझे। हाँ तो ये वहाँ पे हॉबी का क्वेश्चन हुआ था। तो करेक्ट, तो यहाँ पे पढ़ के जाना। फिर जो सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स नहीं, जो बहुत अच्छे उम्दा साइकिलिंग प्लेयर्स हैं, उसमें भी पता है साइकिलिंग में भी बहुत तरीके की साइकिलिंग होती है। मुझे वो टाइप्स तो नहीं पता, लेकिन उसमें भी एक तो होता है लेंथ वाइज, एक होता है आपकी स्टंट वाइज, कुछ साइकिलिंग होती है, तो वो सब देख के जाना। और आजकल ना एक और ये साइकिलिंग चल रही है जिसको वो माउंटेन साइकिलिंग बोलते हैं, वो भी एक बार देख लेना कि उसमें क्या होता है। वो फन स्पोर्ट एक्टिविटी है, लेकिन अभी उसमें कॉम्पिटिशन वगैरह भी होने लग गए हैं, तो वो थोड़ा सा देख के जाना और बताना।
देखो स्पोर्ट्स में ना मैं एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ आपको। एक तो आपको अपनी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर उसका अगर वो इंडिया का स्पोर्ट नहीं है तो वो इंडिया में कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, वो सब। फिर तीसरा कि ये स्पोर्ट क्रिकेट के मुकाबले इतना फेमस क्यों नहीं है। हर चीज को क्रिकेट से कंपेयर किया जाता है। भाई क्रिकेट में इतनी फंडिंग आ रही है, क्रिकेट के प्लेयर्स को एकदम गॉड लेवल माना जाता है। ऐसा तो है नहीं कि रॉजर फेडरर गॉड नहीं है, वो भी गॉड है, टेनिस के गॉड है वो। लेकिन क्या उनको अपने यहाँ पे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसी पॉपुलैरिटी मिली है? प्रॉब्लम नहीं मिली है। तो इसके रीजंस क्या है, ठीक है। फिर चौथा चीज कि सरकार क्या कर रही है इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे अभी आप देखोगे हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो एंशियंट स्पोर्ट्स होते हैं वो खेलो इंडिया के जरिए वो लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी जी मैम। चीजें नए जो मतलब इनोवेटिव आइडिया सरकार लेके आ रही है स्पोर्ट्स को ग्राउंड लेवल पे प्रमोट करने के लिए। आपके स्पोर्ट को स्पेसिफिकली सरकार ने क्या किया है उसके लिए। जैसे बैडमिंटन अगर आप देखोगे तो अभी काफी छा रहा है ना। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो नंबर 1 पे आ गए हैं। तो क्या हुआ ऐसा बैडमिंटन में कि ऐसा रेवोल्यूशन आ गया, और क्या ऐसा हम साइकिलिंग में भी कर सकते हैं, है ना। तो वो चीजें हैं। और फिर आपके इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स प्लेयर तो हो ही गए। और टाइप साइकिलिंग में आपका मैकेनिज्म हो जाएगा। फिर आपसे वो हो सकता है कि स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लें कि मतलब क्योंकि साइकिलिंग क्या है, एक स्ट्रेंथ वाला स्पोर्ट है ना, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उसके अंदर। तो मतलब अगर कोई साइकिलिंग नहीं करता हो और अगर वो साइकिलिंग शुरू करे तो वो कैसे शुरू कर सकता है, उसको किस चीज पे काम करना पड़ेगा, क्या उसको मतलब स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, उसको कैसे अपना बॉडी को ढालना पड़ेगा। तो वो सारी बेसिक चीजें भी ले लेना। ठीक है मैम। ठीक है ना। और एक सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो फॉर्म भरा था ये हमने प्री के लिए, उस वक्त मैं जॉब में नहीं था, अभी जॉब में हूँ, मैं टीचर हूँ। हाँ तो तो वो इसमें ऑप्शन आएगा ना आपको भरने नहीं, का। वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आ रहा है, नो आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप वहां पे वैसे भी वो जो 1 पेजर भरवाएंगे ना वहां पे आप लिख सकते हो। लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट से जो वो मिलता है एक चरित्र का सर्टिफिकेट और वो सब वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो एनओसी से मैम हमारे इन सर्विस डिपार्टमेंट मैंने बात की पीओ से, तो वो बोल रहे थे कि अब ऐसा तो कुछ मिलता नहीं है आपको सर्विस सर्टिफिकेट। चरित्र का सर्टिफिकेट तो मिल रहा है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में तो दिया जा रहा है। एनओसी नहीं मिल रहा है। एनओसी तो सरकार ने मना कर दिया कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो एनओसी नहीं दिया जाएगा। बाकी चरित्र का सर्टिफिकेट तो मिल रहा है। एक बार आप इसको हमारे कंफर्म कर जो लीजिए। शिक्षा विभाग की जो साला दर्पण पोर्टल है वहां पे मैंने डाल दिया था, एनओसी तो डाल सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो फिर वो लेके चले जाओ, फिर वहां पे मेंशन कर देना। आपको जो तो 1 पेजर भरवाएंगे ना उसमें मेंशन हाँ कर हाँ देना कि आप वहां इस पे पोस्ट पे। मतलब और करवाएंगे वो आरपीएससी में। ये तो चलो ठीक। फॉर्म है, ये तो आप भर के दोगे। वहां पे आपसे एक 1 पेजर और भरवाया जाता है, जी तो जी वो ठीक। सेपरेटली भरा जाता है, तो उसमें आप मेंशन कर देना। तो फिर मुझे वो एजुकेशन से रिलेटेड काफी कुछ एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे। देखो ये ना, ये क्या है, ये इंटरव्यू तो क्या है, देखो जो आप बोलोगे ना उस पे से क्वेश्चन बनेंगे। आपको जी। बताना है बताओ। मैं तो कहूंगी बता दो, क्योंकि इससे क्या होता है, उनको ये नहीं लगता कि आप 5-6 साल से सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। ये एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है। अगर आप डिफेंड कर पाओ उस चीज को तो पॉजिटिव है। नहीं कर पाओ, आप खुद ही ऐसे हो जाओ कि भाई मैं 5-6 साल से प्रिपरेशन में हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे त्रास है मेरे जीवन में। तो वो तो नेगेटिव चल जाता है। तो दया दिखा देंगे कि बेचारा बेरोजगार है, इसको दे दो जॉब। बिल्कुल दया नहीं आती। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी, जैसे मेरा अभी रिसेंटली हुआ था फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू। आई स्कोर्ड जी। 195 मार्क्स एंड मेरा व्यास सर का बोर्ड था। और उन्होंने मुझसे एंटर, क्योंकि हमारे ये जो फॉर्म्स थे और मेरे जो सब सर्विस अलॉटमेंट हुआ मतलब तब तक नहीं हुआ था जब तक मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉर्म भर दिया था। और जब मैं एंटर करी तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बोल दूं कि मैं इस पोस्ट पे हूँ ऑलरेडी और राजस्थान सिविल सर्विसेज के थ्रू मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं शांत हो जाऊं क्योंकि मेरे डैफ में कुछ नहीं मेंशन था। लेकिन मैंने वो रिस्क ली। मैंने उनको बोला कि सर मैं अभी इस पोस्ट पे हूँ और मैं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स में प्लेस्ड हूँ। और आप विश्वास नहीं मानोगे, उसने मेरे सिर्फ इंटरव्यू को बूस्ट किया, क्योंकि व्यास सर जो थे, जो आपको पता है कि यूपीएससी के मेंबर है, उन्होंने मुझे आगे से बोला इट्स वेरी नाइस, क्योंकि अगर आप सर्विस में रह के प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप बहुत रेजिलियंट हो, कि आपको अपने लाइफ के साथ और कुछ करना है। तो एक पॉजिटिव नोट दे दिया उसने मेरे इंटरव्यू को। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर आप उस चीज को डिफेंड कर पाओ कि भैया 5 साल से कुछ नहीं कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, मत बताओ कि आपको कम क्वेश्चन आएंगे एजुकेशन से। लेकिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना हिला हुआ है यार, मतलब अच्छा ये क्वेश्चन पूछ ले तो 4-5 क्वेश्चन का तो जवाब आप ही दे दोगे और के चले जाना कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन का क्या सीन है, स्टेट लेवल पे क्या है, इंडिया के लेवल पे क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। आपके 8-10 पॉइंट तो वैसे ही बन जाएंगे। हाँ नहीं, मैंने तैयार तो किया है, फिर भी मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। नहीं बोल देना, अच्छा ही रहता है। चलो ठीक है मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका क्या, आपका नाम क्या है? गरिमा जी। और किसी को कोई डाउट है? नहीं तो हम रैप अप करते हैं फिर ये। गरिमा जी हमारे साथ यहीं पे फिजिकली है। उनका समेकित बाल सेवा से रिलेटेड
इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो। इस जॉब की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर हो, समेकित बाल सेवा, मतलब आपको इसमें क्या जानना है, ये इसे क्या करना होता है? हेडक्वार्टर। देखो, हाँ, इसमें जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे तो पोस्टिंग नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी। कई बार क्या होता है कि वो अटैच्ड ऑफिसेज भी होते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग होती है। मोस्टली इसमें जो अपनी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो वेलफेयर स्कीम्स आती है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है, ठीक है? और पे ग्रेड इसका मुझे श्योरिटी नहीं है, पर एक बार पे ग्रेड देख लेना। आई थिंक या तो L12 होगा या L14 होगा इसका भी। L14। हाँ, L14 है। तो इसमें भी वही है कि ये ऊपर वाली सर्विसेज में से है, लेकिन काम है, फील्ड जॉब है थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा फील्ड जॉब है, थोड़ा डेस्क जॉब है, ऐसे मिक्स है। लेकिन बहुत सारी जो महिलाएँ होती हैं, इस सर्विसेज को प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी डेस्क जॉब प्रेफरेंस में चाहिए गरिमा, अकाउंट सर्विस इज़ द बेस्ट। मतलब वो सच में टोटल डेस्क जॉब है वो। थैंक यू। ठीक है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। ये इंटरेस्टिंग, देखो ये इस बार ऐड हुई है। एक्चुअली मैं कल ही किसी से बात करी थी जो आरटीएस में प्लेस हुए थे लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टाइम का जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो वो बता रहे थे कि ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर है ना, ये एक्चुअली नई पोजीशन क्रिएट हो रही है ना? जैसे अगर आपने बीडीओ के बारे में सुना होगा, तो बीडीओ का भी क्या है, अब उनका प्रमोशन चैनल खुला है। पहले उनका प्रमोशन चैनल नहीं खुला था। तो अब आप है ना उसमें वो जो सीईओ वगैरह होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आईएएस ऑफिसर्स लगते हैं, अब आप वहां तक जा सकते हो, है ना? तो इसका अभी प्रमोशन वगैरह का एस्पेक्ट क्या है ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी ये नया-नया जॉब आया है। लेकिन ये पूरा फील्ड जॉब रहेगा। इसमें जो बेसिकली मंडीज होती है ना अपनी, वहां पे आपका ऑपरेशन रहेगा। मार्केटिंग, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आप इतनी समस्याएं पढ़ते हो और इतने बताते हो कि भाई हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम में मार्केटिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मार्केटिंग को सुधारने के लिए आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली है। तब आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो उसको सुधारने के लिए, वो इस ऑफिसर की पोस्ट आप कर सकते हो। पे ग्रेड काफी अच्छा है इसका, L14 रखा गया आई थिंक, और नई पोस्ट है, तो ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पे मिल नहीं पाएगी, पर फील्ड जॉब रहेगी, इतना है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आपने काफी चीजें क्लियर कर दी हैं, लगभग मुझे जहां तक लगता है। बाकी हमने एक ग्रुप बनाया है, मैं आपको उसमें भी ऐड करूंगा। उस ग्रुप में सारे बच्चे हैं, उनको कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपका टाइम वहाँ पे भी मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम। हमारे साथ अभी रवि गोयल जी पधार चुके हैं हमारे पास, जो 7 रैंक है 2018, और अभी जालोर में पोस्टेड है। तो रवि जी के द्वारा भी हमें थोड़ी सी जानकारी मिले, और जो फिजिकली आप बैठे हैं, आप भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, जिससे कि थोड़ी प्रेफरेंस हमारे इंटरव्यू को लेकर के, जॉब को लेकर के, डेफ को लेकर के क्या क्या सावधानियां फिजिकली रखनी चाहिए, क्योंकि आपका अनुभव पिछले 3 एग्जाम का है। पिछले 3 एग्जाम जो आरएस के हुए हैं उनमें आप सिलेक्टेड हैं, और पिछले वाले 2018 में 7 रैंक आपको मिली। तो एक अच्छी जर्नी इस फील्ड की आपकी है। मेन प्रेफरेंस आपका यूपीएससी भी रहा है, तो यूपीएससी का भी आपको पूरा नॉलेज है। मतलब एक एकेडमिशियन लेवल पे भी आप अच्छे हैं, काफी टीचिंग भी करते हैं शौक के नाते। इनका शौक है पढ़ाना भी, और जनरल साइंस मेन सब्जेक्ट है आपका, जिसमें बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। तो आपके द्वारा भी हमें इस इंटरव्यू गाइडेंस में मार्गदर्शन मिलेगा। रवि जी, थैंक यू सो मच। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना पसंद करूंगा, क्योंकि आई थिंक ये सेशन बहुत देर से चल रहा है, तो ब्रॉडली बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। सर्विस प्रेफरेंस, डैब, सुप्रिया ने भी अभी डिस्कस कर ही रही थी वो, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। आपकी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मैं आपको कोई हेल्प कर सकता हूँ उसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें आपको मदद कर पाऊँ। मेरे पास 2-4 क्वेश्चन थे, वो अभी रास्ते में है और जॉब में भी थे, तो वो आ नहीं पाए। 3 से 4 कैंडिडेट है, उनका मेन प्रेफरेंस था कि सर्विस प्रेफरेंस चुनते वक्त, जैसे सुप्रिया जी ने भी बताया अभी काफी, पर सर्विस प्रेफरेंस चुनते वक्त क्या माइंडसेट रखें, क्योंकि पहला कोई अनुभव नहीं, पहले कोई जॉब नहीं की है, और ना ही इतना जॉब का अनुभव है, तो क्या दिमाग में रखा जाए चुनते वक्त? देखो, इसमें मुझे नहीं पता कितना डिस्कशन हुआ है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2 तरह की सर्विसेज होती हैं अपने स्टेट में। आगे जब आप सेलेक्ट होगे तो रूल्स में क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है ना? टोटल 4 तरह की सर्विसेज होती है। स्टेट सर्विस होती है, सबऑर्डिनेट सर्विस होती है, मिनिस्ट्रियल सर्विस होती है, और 4th क्लास सर्विस होती है। ये जो एग्जाम हुआ वो स्टेट और सबऑर्डिनेट सर्विसेज को क्लब करके
एग्जाम लिया गया, ठीक है। अब आपको ये स्टेट और सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आपको ऑप्शन देना। स्टेट सर्विसेज में भी दो तरीके की सर्विसेज हैं हमारे पास, जैसे कि अभी डिस्कस चल रहा था जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें है एक कुछ ऐसी सर्विसेज जिनकी पे मैट्रिक्स L14 है, कुछ ऐसी सर्विसेज जिनकी पे मैट्रिक्स L13, ठीक है। मतलब L14 मतलब पुरानी भाषा में जब 6th पे कमीशन था उसको 5400 ग्रेड पे बोलते थे, 7th पे अभी हम L14 पे बोलते हैं। सिमिलरली जो L13 है वो अभी 7th पे में है और 1400 ग्रेड पे पर है। जैसे कि L14 में है हमारे, जो आदमी चाहता है कि मैं और भी क्राइटेरिया बताऊंगा कि किस तरीके से हम सर्विसेज को फिलअप कर सकते हैं। तो L14 में जो सर्विसेज हैं RAS है, RPS है, अकाउंट्स है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज है, और आपने एक बताया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑफिसर जो है वो भी एक सर्विस है, ठीक है ना। ये L14 में। देन L13 में कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि कमर्शियल टैक्सी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, कोऑपरेटिव सर्विसेज है, इसके अलावा टूरिज्म सर्विस है, एक्साइज सर्विसेज है, ये सब क्या L13 पर। तो प्रायोरिटी एक होती है सबऑर्डिनेट सर्विस, L जो ये स्टेट सर्विस होती है वो सब गैजेटेड है, ठीक है। L13 पे जो सर्विस है, L12 जो अभी सबऑर्डिनेट सर्विस है उसमें एक पोस्ट है RTS, ये सबऑर्डिनेट है लेकिन ये गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या करते हैं, क्योंकि इसमें फील्ड एक्सपीरियंस है तो सब लोग ऊपर ही इसको रखते हैं, बाकी सबऑर्डिनेट सर्विसेज को सब नीचे रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि स्टेट सर्विसेज को सब ऊपर भरते हैं, उनमें से एक्सेप्शन है सिर्फ एक RTS। तो अब आपके पास स्टेट सर्विसेज के इस बार कितने ऑप्शन है, जैसे आपके पास 10 सर्विसेज इस बार आई है, तो 10 सर्विसेज प्लस एक RTS, 11 सर्विसेज पे आपकी प्रायोरिटीज आपको फिक्स करनी है। और जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज है उनको आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी बना के उनको 1/2 जो भी 1 2 3 4 के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कि जब स्टेट सर्विसेज को हम प्रायोरिटी भर रहे हैं तो हम कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिस पे एक जनरल आदमी होता है वो सिलेक्ट करता है। तो जो मेरा अनुभव बोलता है, जब मेरा ट्रेनिंग का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद जो फील्ड में देखा और जो चीजें सुनी, मोस्टली 4-5 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है सबसे पहले पे मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ आपसे इतनी देर से कि पे हमारी की सैलरी कितनी मिलेगी। L14 है वो मतलब हाईएस्ट पे, इसमें ऑलरेडी 5-7 सर्विसेज है। दूसरा फैक्टर जो एक आम आदमी सोचता है जब भी एक एस्पिरेंट आता है, थोड़ा अनुभवी भी होता है, वो ये सोचता है कि प्रमोशन पॉसिबिलिटीज कितनी है, मैं इस सर्विस में आता हूँ तो वो प्रमोशन एवेन्यूज क्या है, तो उसको भी दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है वो होता है कि मैं जिस सर्विस में आ रहा हूँ उसमें पावर कितनी है, प्रेस्टीज कितनी है, ठीक है ना। ये एक फैक्टर रहता है जिसके बेसिस पे व्यक्ति क्या करता है, सर्विस को अप एंड डाउन करता है। फोर्थ एक फैक्टर होता है, जैसे कि अभी सुप्रिया ने भी बोला था कि यदि किसी को पीस चाहिए, किसी को डेस्क जॉब चाहिए, तो वो बोलता है कि तो फोर्थ पॉइंट इज पीस, ठीक है ना। तो पीस के हिसाब से भी आदमी सोचता है कि जैसे कि मोस्टली लेडी ऑफिसर्स होती हैं उनको, क्योंकि बायोलॉजिकल भी कुछ रोल्स होते हैं, डेफिनेटली सोसाइटी में और डिफरेंट रोल्स उनको प्ले करने पड़ते हैं, तो वो ये चाहते हैं, कई बार फील्ड भी चाहते हैं, बट कई बार एक समय ये होता है कि उनको भाई पीस भी थोड़ी चाहिए लाइफ में, बैलेंस करके बना के चलना, तो उनके हिसाब से प्रायोरिटीज अप एंड डाउन हो जाती है। तो ये 4-5 फैक्टर जो मैंने बताए, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सर्विसेज को फिक्स करते हैं कि कौन सी सर्विस हम ऊपर लेंगे और कौन सी सर्विसेज नीचे रखेंगे। अब आता है पहली जो सर्विस होती है, पहली सर्विस पे RAS भरते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑब्लिक RPS भी भरते हैं, ठीक है ना। ये व्यक्तिगत चॉइस होती है, दोनों का पे सेम है, पावर ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। इवन कुछ मायनों में RS के पास ज्यादा होती है तो कुछ डोमेन में RPS के पास अबुंडेंट पावर होती है, तो वो कंपेरेबल है, ठीक है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको पावर एंड प्रेस्टीज बोला, दोनों में अच्छा है, पीस दोनों में नहीं है इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट, ठीक है ना, क्योंकि फील्ड जॉब रहता है, आप ब्लॉक में हो तो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो आप अपने हिसाब से इन दोनों में से पहली और दूसरी चॉइस आप प्रेफर कर सकते हो। अब मैं इनको पहली ही मान लेता हूँ दोनों को, क्योंकि मेरे ही बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने RPS लिया कि वो RS मिल रहा था, उनको RPS लिया, तो मैं इसको इक्विवेलेंट मानता हूँ, क्योंकि ये मैं फील्ड में भी हूँ अभी, ये कंपेरेबल है दोनों ही चीजें। एक और भी कंपेरेबल है राजस्थान अकाउंट सर्विसेज, वो भी कंपेरेबल सर्विस है, तीनों सर्विसेज में कोई डिफरेंसेस ज्यादा कुछ आता नहीं है, वर्ग डोमेन का अंतर आता है, तो ठीक है, इस पे मान लेते हैं कि पहला आदमी RS और RPS ले लेगा। दूसरा अब देख लेते हैं राजस्थान अकाउंट सर्विसेज और राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज।
मोस्टली लोग क्या करते हैं कि दूसरे, यदि आरएस पहला ले लिया, आरपीएस दूसरा ले लिया, तो तीसरे पे लड़ाई होती है कि तो आरएसीएस रखते हैं या आरटीएस रखते हैं ना। अब इस दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ। वही कई 4 क्राइटेरिया। पे में आरएसीएस सुपर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोशन पॉसिबिलिटीज पिछले कुछ सालों में अच्छी रही है, आगे थोड़ी सैचुरेट होने वाली है क्योंकि कैडर अभी पिछले सालों में बड़ा निकला है, तो वो थोड़ा नेगेटिव है। तीसरा, पावर प्रेस्टीज कंपेरेटिवली थोड़ा है सोसाइटी में, लेकिन हमको कम फील होती है। ऐसा नहीं कि है नहीं, हम हमेशा उसको ऐसा फील कर रहे होते हैं कि हमें कम है क्योंकि वहाँ पे डेस्क जॉब होती है, हम फाइनेंशियल काम देखते हैं, डिपार्टमेंटल डाइवर्सिटी हमारे पास है और चीज़ें सब अच्छी हैं। बट हम क्या करते हैं कि हेड ऑफ ऑफिसेस थोड़ा कम रह पाते हैं इनिशियल लेवल पे, तो हमें थोड़ा सा लैक्यूना फील होता है। बाकी सर्विस में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि मैंने ये सर्विस 2.5 साल की है, तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि मैंने राजस्थान अकाउंट सर्विस का ऑफिसर रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरा होता है कंपेरेटिवली, क्योंकि जब मैं अभी फील्ड में भी देखा हूँ, राजस्थान तहसीलदार सर्विस होते हैं और हमारे साथ में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने राजस्थान तहसीलदार सर्विस भरी थी, तो वो आदमी भर सकता है। फिर अगेन वही 4 क्राइटेरिया अपन लेते हैं। पे, राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज की पे कम होती है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे से वो शुरू करता है। इनिशियली जब वो पोस्ट पे लगता है तो वो नायब तहसीलदार रहता है, ठीक है ना। अभी पिछले कुछ सालों में बैचेस जो निकले हैं वो बड़े बड़े बैचेस निकले हैं, तो देयर इज अ चांस जो अब इस बार जो बैच आएगा तो वो थोड़ा ज्यादा समय नायब तहसीलदार की फील्ड में रह पाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा उसको तहसीलदार बनने में और देन फिर वो एसडीएम बनने में, ठीक है ना। ये नायब आरटीएस का मैं बता देता हूँ, बाकी आपकी चॉइस होती है हर किसी व्यक्ति की। देन पावर एंड प्रेस्टीज दोनों ग्राउंड पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है। जो काम एसडीएम के पास आता है वो सारा काम उसके टेबल पे भी जाता है, क्योंकि एसडीएम को सारा काम करवाने के लिए जो मुख्य व्यक्ति होता है वो तहसीलदार ही होता है, तहसील में ही काम होता है एक्चुअली पूरे जिले का, ठीक है ना। और लास्ट में आती है पीस, तो देखो पीस देन ये पीस भी नहीं मिलेगी और आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो रहेगा, काम बहुत ज्यादा रहता है। इन चारों सर्विसेज में यदि हम बात करें ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ये 3 सर्विस आरएसीएस को छोड़ के बाकी सारी तीनों सर्विसेज में इनिशियल पोस्टिंग जूनियर स्केल में ब्लॉक लेवल पर ही होती है, ठीक है ना। सिर्फ आरएसीएस सर्विस ऐसी है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पोस्टिंग मिलती है, मोस्टली सारी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। अब इसके अलावा जो सर्विसेज बच जाती है, जैसे कि आपने पूछा कि वीमेन एंड चाइल्ड आईसीडीएस सर्विसेज है, उसकी पोस्टिंग मैडम डीएलओ यदि आपको लगा देते हैं डिस्ट्रिक्ट पे तो डीएलओ भी लग जाता है, वैकेंट पोस्ट होती है तो ब्लॉक लेवल पे भी आप काम कर सकते हो। उसी जिस भी तरह की ये पोस्ट होती है दोनों जगह पे, मोस्टली ये पोस्ट बनी हुई है ब्लॉक लेवल पे। तब उपखंड में उपखंड लेवल होता है, तो उपखंड पे जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनमें ये सीडीपीओ भी एक ऑफिसर होता है जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है। पर लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी पोस्टिंग्स मिल जाती है, कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आ जाता है व्यक्ति, ठीक है। पे अच्छा है, 5400 ग्रेड पेपर है। प्रमोशन एवेन्यूज ठीक है, बहुत अभी वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, क्योंकि आईसीडीएस सर्विस आपने पढ़ी होगी, आईसीडीएस स्कीम आई थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये कैडर बनाया गया था और ये चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद पावर एंड प्रेस्टीज, ग्राउंड पे काम करोगे, सीडीपीओ को लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आप कंपैरिजन करते हो डीवाईएसपी से, आप एसडीएम से, तो वो आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव फील हो सकता है। इसमें आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको जो चीज है, क्योंकि हम जब कोई चॉइस दे रहे हैं तो हमारी रैंक हमारी पद उसी के हिसाब से ही मिली है, देखो हमें उस चीज को नहीं, उस उधर में नहीं पढ़ना है। देन आपने देखिए ये मैंने आपको बोला, एक समय के बाद आपकी जितनी भी प्रायोरिटीज है वो आपकी चॉइस होती है, चॉइस में आप क्या चूज करते हो वो आपकी है। रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। पे L14 है, इक्वल पेस्ट है, जैसा कि सुप्रिया ने बोला कैडर ओपन हो चुका है। अब पहले ये था कि अभी 1-2 साल पहले तक कैडर ओपन नहीं था, प्रमोशन एवेन्यूज नहीं आए थे, तब बहुत ज्यादा बेकार सिनारियो था, लेकिन अब कैडर ओपन हुआ है। अभी 2018 वैसे 50-60 वीडियो भी बने हैं, अब वीडियो का जूनियर स्किल, सीनियर स्किल, सेलेक्शन स्किल बन रहा है। वीडियो से एसीओ तो इवन 10-12 साल के पुराने लोग लग भी चुके हैं, और उनमें से एसीओ में से कुछ लोगों ने, जैसा कि सुप्रिया ने बोला कि सीओ का भी चार्ज ले रखा है फील्ड में, ठीक है ना, तो वो भी एक अच्छा एवेन्यू है। हाँ, बट डेफिनेटली ये ब्लॉक लेवल सर्विसेज है। पावर, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा, 3 डिपार्टमेंट से देखते हैं वो पावर है, ठीक है ना। मॉनेटरी फ्लो भी अच्छा है। मॉनेटरी फ्लो कैसे कि आपके पास काम करने के लिए फंड्स आते हैं, आपके 15 फाइनेंस कमीशन से फंड आता है, 6 फाइनेंस कमीशन से फंड आता है, आप कुछ फंड आप अपने लेवल पे भी जनरेट करते हो, ठीक है ना, तो वो आप एग्जीक्यूट भी कराते हो वहाँ पे, ठीक है। देन जब एसडीएम काम करता है तो एसडीएम के पास 2 ही हथियार होते हैं, एक तो होता है तहसीलदार, दूसरा होता है बीडीओ।
ठीक है ना। ये एसडीएम के पास कोई अलग से कुछ नहीं होता, ये जब तक ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स उसका साथ नहीं दे वो कुछ नहीं कर सकता। सेम इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकते यदि डीएलओ फेल हो जाए तो वहां पे वो बीएलओ की अच्छी पोजीशन होती है। आप चाहें तो वो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक लेवल के बाद सारी स्टेट सर्विसेज को अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक के ना किसी के कोई देखो बीडीओ में एक थोड़ा सा रहता है, ऐसा मैंने फील नहीं किया, बट थोड़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अप एंड डाउन दोनों साइड, क्योंकि नीचे से कि हम पालते हैं हमारे 73वें संविधान में त्रिस्तरीय व्यवस्था दी हुई है। ब्लॉक लेवल पे आपके पैरेलल जो होगा प्रधान होगा, ठीक है, हर जगह होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे भी सरपंच होगा। कई बार क्या होता है आपको इसे मैनेज करना पड़ता है, और वो स्किल भी होती है, ऐसे कोई नेगेटिव नहीं है। यदि आप वो मैनेज कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं मैनेज कर पाऊंगी, तो आप भर सकते हो आराम से। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आप 4-5 प्रायोरिटीज में इसको भर सकते हो। सेम एक सर्विस और है डीटीओ, वो आप ऊपर भर सकते हो। डीटीओ अच्छी सर्विस है। पिछले 3 सर्विसेज में 3 रिक्रूटमेंट ईएस में, अब 2013 वाली में आया था, 16 में नहीं आई, 18 में नहीं आई, और अब 21 में डीटीओ की पोस्ट मिली है। तो डीटीओ को भी आप ऊपर ले सकते हो। हालांकि वो L13 है, बट कंपेरेटिवली लोगों को अच्छा फील होता है उसमें। तो वो डीटीओ की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास, ब्लॉक लेवल पे नहीं। बहुत कम जगह है जहाँ पे ब्लॉक लेवल पे होती है पोस्टिंग। तो यही बेसिस है आपको सर्विसेज भरने का, और इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुरू की 4-5 सर्विसेज आप डिसाइड कर लो, और उसके बाद आप अपनी सर्विसेज को भर लो। और मोस्टली क्या होता है कि जब आपको मिल भी जाता है तो आप एक बायस तो रहते हो, क्योंकि आपको वापस से फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वापस भी आपको एग्जाम तो देना ही पड़ता है। तो आप देख लो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसे कोई बेकार, ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस है तो वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी में भी सब ठीक है एक लेवल पर। तो वो चॉइस ऐसा नहीं होता कि यदि आपकी चॉइस 5th नंबर पे जा रही, तो आप ये देखो कि आपकी 5th चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस नहीं थी। तो इस चॉइस नंबर भी तो घटता जा रहा है, तो वो होना ही है एक सिचुएशन के बाद। वो आप देख सकते हैं। अकाउंट सर्विस अच्छी सर्विस है, आपको ऊपर बढ़ना चाहिए। कौन सी? सिमिलर अकाउंट से सिमिलर कुछ फीस और में सर्विसेज। अकाउंट सर्विसेज का कंपेरेबल नहीं है। अकाउंट्स का इसलिए कंपेरेबल नहीं है, अकाउंट से फीस की नहीं है। अकाउंट्स ऐसी सर्विस ऐसी है कि जो आरएस, आरपीएस और अकाउंट सर्विसेज तीनों का 1954 में रूल्स बनाए गए थे। ये वो सर्विसेज हैं जब सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट की जा रही थी, वेल स्टैब्लिश्ड इनिशियल लेवल की सर्विसेज है। इनका कैडर बहुत डिफाइंड है अच्छे से। डीपीसी टाइम पर होती है, पे टाइम पर लगता है। इवन अकाउंट्स की पोस्ट हर डिपार्टमेंट में होती है, चाहे आप एंटी करप्शन ब्यूरो में चले जाओ, या आप पुलिस हेडक्वार्टर पे चले जाओ, या आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन देख लो, या आप कोई कंपनी देख लो, या कॉर्पोरेशन देख लो, या कोई सोसाइटी देख लो, वहां पर राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की पोस्ट मिलती है। तो आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि यदि आपको माना कि जॉब डाइवर्सिटी नहीं मिली, बट लेकिन आपको वर्क डिपार्टमेंटल डाइवर्सिटी तो स्टिल इस सर्विस से मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा आपको लगता है कि डेस्क जॉब है, लेकिन यदि आपको एक बार काम आ गया अच्छे से पकड़ने, तो आपको बहुत अच्छी चीज भी होती है जो आप पकड़ सकते हो, जो बाकी सर्विसेज है शायद आप ना पकड़ पाओ। ठीक है, तो ग्रिस्प होता है, मतलब ऐसी कोई फाइल नहीं होती है डिपार्टमेंट में जो अकाउंट्स के थ्रू नहीं जाती। तो अकाउंट्स इज वेरी गुड, बट लोगों का नजरिया है, किसी को फील्ड पसंद है, किसी को डेस्क पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो उस पर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं, अपनी चॉइस होती है। एक एज ग्रुप का भी फर्क पड़ता है। एक एज ग्रुप अर्ली एज वाले अपने अलग से सोचते हैं, लेटर एज वाले अपने एक थॉट रखते हैं, तो वो भी एक डिफरेंट चीज होती है। आप लोग भी कुछ पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नरेश जी? इनवाइटेड नहीं है। हाँ, वो नरेश जी आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड ट्राई फॉलो करना चाहिए। हाँ नरेश बोलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हाँ नरेश बोलो। सर, मैं कह रहा था कि ना, एक अगर आपसे मैं पूछूं कि 4-5 प्रेफरेंस आप किन को देना चाहोगे, तो एक तो मुझे बताएंगे आप कि ना एक साथ की 4-5 जो है फिक्स चॉइस आपको करनी पड़ेगी। यदि आपने कोई गलत चॉइस कर दी, आप भविष्य में मेरे को डिपार्टमेंट में मिलोगे, आप मेरे को गाली दोगे, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा। आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी है, ठीक है ना, कि क्या रहता है, कैसे रहता है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किनका नहीं रखना। चॉइस आपकी है, प्रेफरेंस आपसे मांगी गई है, तो आप ही को देनी है, है ना। आप मेरी चॉइस से नहीं जाइए, आप अपनी चॉइस बना के आप उससे ओके सर। क्वेश्चन हॉबीज को लेकर। देखो, हॉबी के बारे में मैं कई जगह बोल चुका हूँ।
मैं तो वो आदमी था जिसने ऑनेस्टली मना कर दी थी कि मेरी हॉबी नहीं है, ठीक है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि हम जाके मोस्टली झूठ बोलते हैं, 100 में से 90 लोग जाके उनकी हॉबी वास्तविकता में नहीं होती, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगा, आप ईमानदारी से आप ये ढूंढिए, क्योंकि जैसे कि सुप्रिया ने बोला वो तो इंडियन फॉरेस्ट का एग्जाम दे के आई है, यूपीएससी में भी लोग देखते हैं ना। तो जो हॉबी क्या वास्तविकता में है क्या आपकी, पहले तो ये ढूंढो पहले अपने आप, फिर ये समझो कि हॉबी है कि इंटरेस्ट है वो आपका। कई लोग बोलते हैं मैं वेब सीरीज देखता हूँ, तो भाई तू वेब सीरीज देखता है, तू मेरे को लग रहा है कि आज देखी तूने हफ्ते भर बाद देखी है, तो वो तेरी हॉबी है या इंटरेस्ट है। मतलब कल जाके क्रिकेट खेल लेगा, परसों बैडमिंटन खेल लेगा, परसों पता लगा नए दिन जाके खो खो खेलेगा, नहीं आज मेरे को ये अच्छा लगता, भाई वो हॉबी नहीं है। वो हॉबी नहीं है, इसको समझो हॉबी क्या होती है, उसको क्लियरली समझो हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और फिर जेन्युइनली यदि आपको कोई हॉबी मिल जाती है, सपोज करो यदि किसी ने मैन्युफैक्चर होके बना भी ली है, तो भैया उसको तैयार कर लो अच्छे से, क्योंकि वो आपको फिर सवालों से और आपकी एक्टिविटी से ही वो हॉबी जज करेंगे। और यदि आपने नहीं बताया ना, तो फिर आप समझो कि मतलब आपकी हॉबी नहीं है, वो यही समझेगा वैसे भी ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, भाई उसको आपसे कोई मतलब तो है नहीं, आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाह रहे हैं। और 8/9 का मतलब 900 में से 800 नंबर का पेपर दे के आ चुके हैं, सिर्फ 100 नंबर का है ये, तो इसमें सच्चाई तो आपको बतानी चाहिए कि भैया मैं ये हूँ, मेरा ऐसा मानना है। हाँ नरेश, यस सर। सही है सर ना। जैसे मेरी हॉबी, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। कोई पता सर नहीं जैसे बोल रहा था कि सर मेरे को वो राजस्थान में कुछ वर्षा कोई ऐसे गोटियों का खेल होता है, तो सर मेरी हॉबी है। मैं कितने लोग खेलते हैं कि 2 लोग खेलते हैं ना, चरबस के जो भी था ना। तो मैंने यस बोला कि यदि सपोज कर तू कल कहीं लग गया और तेरे को कोई आदमी नहीं मिला सामने खेलने वाले के, तू कैसे करेगा, दोनों साइड तू ही बैठ के खेलेगा इसको। तो मतलब कोई ऐसी चीज भी फनी भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा बना के भेज दे कि सही लगे। और मुझे लगता है नवंबर में होगा इंटरव्यू। हाँ देखो अभी डेफ की लास्ट डेट कब है, 3 तारीख है। 3 अक्टूबर है ना, तो दिवाली मंथ तो वैसे ही निकल जाएगा। नॉर्मली 40 डेज का गैप तो मान के चल लो आप, ऐसा कोई नहीं डेफ के बाद 40 to 45 डेज, ऐसा पता नहीं, मैंने भी कभी सुना था ऐसे कोई गैप रखते हैं ये लोग, है ना। तो 45 डेज का भी रखते हैं, तो मिड नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि शुरू हो जाए। आप लोग तो यही रेडी रखना अपने हिसाब से। और नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता, वो किसी भी हिसाब से बुला सकते हैं आपको, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि एक दो एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे, टू कैंसिल हो गए थे, पहले लास्ट डेट कुछ आई, है ना, फिर उसके बाद के तो आगे पीछे रिसफल हो गए, जिनका लास्ट था उनको जल्दी बुला लिया, कुछ भी कर सकते हैं, वो रैंडम चलता है। तो फिर एक क्राइटेरिया उन्होंने जो डिसाइड कर लिया ना, वो उनको पता है, आप उनको इसमें नहीं पढ़ना। बट बीइंग जैसे कि हमारे पास डेट आ जाती है उसके हिसाब से तैयार कर लो, और जब तक नहीं है तो इनिशियल डेट के हिसाब से सब लोग एक बेसिक प्लेटफॉर्म पे रहो कि मिड नवंबर हम मान के चलते हैं। मैं अपनी हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, तो मिड नवंबर के आसपास मान के हम शुरू कर सकते हैं इसको। और अगर हमारे पास लगभग है 50 दिन, तो हॉबी जनरेट होने में 21 दिन लगते हैं। देखो हॉबी जनरेट, अगर हॉबी के regular लिए की मैं जाए कुछ तो। नहीं बोलूंगा, क्योंकि तो जेन्युइन होगी तो ज्यादा ठीक है, जेन्युइन कर लें 21 दिन वो वो तो ही एक्सपेरिमेंट करके देख लें। बाकी हाँ नहीं हो वैसे रिस्की हो जाता है थोड़ा सा, मैंने तो लिया था, आप अपने कॉल है, तुम्हें लेना ही नहीं लेना। बस ये है कि यदि हो तो कुछ डेवलप कर लो, अभी भी ऐसा टाइम है, ऐसा नहीं है, छोटा मोटा कुछ बना लो ऐसे। एक ये भी होता है, एक ऐसे कुछ चीजें होती है, रोल मॉडल भी पूछ लेते हैं, तो वहां पे भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ब्लफ मार रहे हो, ये कुछ चीजों पे ध्यान रखना। तो आप देखो सोचो उस पे, है वो genuine ऑनेस्टली मतलब देखो, नहीं है जैसे करें आपने किसी ने बोला कि एपीजे अब्दुल कलाम, तो मैं देखो मैं झूठ बोल के बैठा हुआ, मैंने नुकसान खाया है अपना, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर ईमानदारी से सच्चाई से बताया 2-3 बार तो समझ में आया, उनको भी समझ में आया। एक्चुअली वो मेरी नॉलेज नहीं चेक कर रहे थे, मेरे को चेक कर रहे थे, मेरे को जब समझ में आया तो मेरा ठीक हो गया काम। तो मैं आपको यही बोलूंगा पहले दिन से कि चीजों को जो सही है उसी को समझो ना यार, फालतू चक्कर में क्यों करो। एक अटेम्प्ट मतलब आप खराब भी करोगे, 3 साल खराब होने वाले हैं आपके। आप ईमानदारी से जाओ, अपनी जो चीज कमी महसूस होती है उस पर काम करो ईमानदारी से। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। पर्सन ए इज नॉट पर्सन बी, ठीक है ना, ध्यान रखना। सर जैसे रोल मॉडल अपने पेरेंट्स बना लेते हैं तो वो कहाँ तक सही है?
बना लो, क्या दिक्कत है? फिर आप वो बता देना कैसे है। यस सर। इसमें कोई ये तो बहुत जेन्युइन सा है। हाँ, मेरे लिए तो मैंने तो अपने माता पिता को ही देखा है साहब बचपन से, उनसे ज्यादा इंस्पायर कौन यस करे मेरे को। बता देना फिर अपनी कौन सी अच्छी चीजें हैं जो आप बताना चाहोगे। अच्छा, एक चीज और, अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी थोड़ा तैयार करना है ना, ऐसा नहीं कि रीजनल लैंग्वेज अप्लाई। तो जैसे जयपुर से है तो कोई ढूंढाड़ी के बारे में थोड़ा सा बोल सको, 2 4 5 लाइन थोड़ा देख लेना। ऐसा कोई मारवाड़ है तो थोड़ा उसमें भी कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है ना। अच्छा, एक वीकनेस के बारे में, तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो सब बता देते हैं, अपनी वीकनेस ऐसी ध्यान रखना कि कोई फनी सी हो तो ही बताना, मतलब ऐसा नहीं हो कि मेरे को गुस्सा आ जाता है कोट फाड़ देता हूँ सब किसी का भी। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा हो कि सर मैं सो जाता हूँ जल्दी, मेरे को नींद ज्यादा रहती है। अच्छा, कुछ भी मतलब एक फनी सी, मतलब ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा स्माइल आए सामने वाले। वीकनेस सर मैं मीठा बहुत खाता हूँ सर, तभी देखो थोड़ा मोटा भी हो गया। मतलब ऐसा कुछ बता दिया, मतलब ठीक है, थोड़ा कैजुअल सा हो जाता है उसमें। बाकी तो एंडलेस है, देखो क्वेश्चन तो कितने ही पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो सीन है, वो कुछ भी उठा के पूछ लेंगे आपसे, क्या है। पर आपको बताना वही है जो आप हो, सवालों की कोई लिमिट नहीं है। और पूछो नरेश कुछ। सुप्रिया जी आप कुछ बोल रहे हैं? नितिन एंड रवि, आई हाँ, जस्ट वन मोर थिंग आई ऐड हियर फॉर द विमेन कैंडिडेट्स। थोड़ा सा ना विमेन की सिचुएशन के बारे में पढ़ के जाना, बिकॉज ये विमेन कैंडिडेट्स को हमेशा पूछा जाएगा और आपके कम से कम 5 सवाल इस चीज से बनते ही बनते हैं। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग कर, जिसका आपको सेक्स रेशियो, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, IMR, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपको अपनी स्टेट का पता होना है, क्योंकि राजस्थान ने इसमें कुछ परचम नहीं गाड़े हैं, ठीक है। तो हम हमेशा बैकवर्ड स्टेट्स में रहे हैं। तो ऐसा क्यों रीजन है, क्या रीजन है, अब हमारा जो सुधर रहा है, सेक्स रेशियो क्यों सुधर रहा है, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ये हर इंटरव्यू में कांस्टेंट था, मतलब 5 इंटरव्यूज दैट आई हैव गिवन सो फार, कम से कम 6-7 सवाल मेरे इस पे बनते ही बनते हैं। और पैनल में हमेशा कोई ना कोई एक लेडी ऑफिसर रहती है, वो यही क्वेश्चन पूछेंगी। फिर आपसे पूछेंगे कि विमेन के लिए कौन सी स्कीम्स चल रही है, वो आपको पता होनी चाहिए, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। अगर जैसे अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई थी, इसका बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट रहा था, क्योंकि सेक्स रेशियो काफी जो वहां बढ़ा था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ा भी नहीं है, और उसमें राजस्थान की भी कई डिस्ट्रिक्ट्स आती है। तो वो थोड़ा सा देख के चले जाना, मतलब विमेन वाले कंपोनेंट को पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, आप एक विमेन हो और आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो ज्यादा धक्के वाली चीज है ना। तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना। तो वो चीज मुझे बस ऐड करनी थी, मुझे लगा वो मैं भूल गई बताना, क्योंकि मोस्टली जो मुझे लोग दिख रहे थे वो सारे मैन ही थे, तो एकदम से मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ। इसमें मैं भी थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूँ, ये जरूर ध्यान रखना है, सुप्रिया जी ने जो बोला है, जो वीमेन कैंडिडेट्स है, ठीक है ना। सही ऑब्जर्वेशन है, हम लोग इस प्रोसेस में गए हैं, हमने देखा है कि विमेन से क्या होता है कि ऑलमोस्ट 40 to 50% टाइम वो ले लेते हैं विमेन रिलेटेड स्कीम, विमेन रिलेटेड इश्यूज, विमेन पॉलिसी, ठीक है, विमेन पर्सन, हिस्ट्री, सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, सेक्स रेशियो, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मतलब रखते हैं आपको उस पर। तो स्पेशली तो दोज कैंडिडेट जो ऐसा है उसको इस पे ध्यान रखें और थोड़ा सा प्रिपेयर। जी बिल्कुल राजेश जी हमारे साथ मेंस में भी, हाँ मैंने देखा बाहर बाहर लगाया हुआ है। अग्रसेन सिविल सर्विसेज का पहले साल का इनिशिएटिव है, और पहले साल के इनिशिएटिव में 7 लोग साथ ही थे, मोस्टली मेंस में राइटिंग स्किल। तो 7 में से हमें एक व्यक्ति मिले जो इस बार इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है राजेश जी का सिलेक्शन। तो राजेश जी से रिलेटेड अगर कुछ भी हो माइंड में डालो, यू कैन एनी टाइम यू कैन डिस्कस। तो ठीक है, ठीक है सुप्रिया जी, थैंक यू। हम पैनल के वक्त भी आपका समय लेंगे। पैनल में भी संडे का 9th of October और 16th of October डिसाइड की है, संडे हैं दोनों दिन, तो उस दिन पैनल रखेंगे। तो उसमें भी रवि जी भी एक दिन रवि जी का लेंगे, आपका लेंगे समय, जिससे कि एक पैनल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को अच्छे से हो सके। ठीक है नरेश जी, कोई डाउट है तो बताएं, यहीं पे आज हम अपना सेशन एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नो सर, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर हो गया। इतने स्ट्रेस में क्यों है, मतलब काटलीवाल जी क्या कर रहे हो आप इनके साथ, थोड़ा सा इनको खुश रखो भाई। इतने स्ट्रेस में है लोग, ऐसा लग रहा है कि कल ही है इनका इंटरव्यू। अब धीरे धीरे, अभी इसीलिए थोड़ा अर्ली सेशन रखा है, इससे माहौल बने, वरना प्रेशर माइंड में चल रहा है इंटरव्यू में।
इसलिए थोड़ा लाइट माहौल हो गया, इंटरेक्शन हो गया, 2-3 लोगों से अच्छे से मिलना जुलना हो गया, तो उसके लिए। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। Thank you, everyone. Thank Thank you, you, Ravi. sir. Bye.